बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी, जो आज आपने ये अर्ली आज मॉर्निंग सेशन में आज जो आपने जो प्लेटफॉर्म दिया आज हमें आपस में बात करने के लिए, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी का। सुपर एलेक्स पारस जी जी। तो मैंने इसको लाइव भी कर दिया है सर। आप सभी के बीच में बहुत सारे साथी जो जूम अटेंड नहीं कर पाते हैं, ऐसे कोई साथी होंगे तो वो व्यक्ति जो है उनको आप बोल दें ये सेशन को बिल्कुल मिस ना करें। ये लाइव भी हो चुका है। तो सबसे पहले तो सर जी, आप सभी के बीच में इतने सारे लोग आपके फैन हैं, इससे ये साबित होता है कि जूम मीटिंग में आपका जैसे ही पता चला कि आप आज सुबह आने वाले हैं तो फटाफट एकदम 250 मतलब 270 लोग हो चुके हैं। और हमें लगता है कि आपका ये सेशन 7:30 बजे तक 300 लोग पहुंच जाएंगे। ये इससे दर्शाता है सर आपके फैन बहुत सारे लोग हैं। और एलेक्स तो बिल्कुल आपके जो है मतलब नाम से ही प्रोडक्ट बिक जाता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सर कि दुनिया में आज सबसे ज्यादा बीमार जो परेशान है लोग, जो बोलते हैं कि ला इलाज बीमारी, मतलब बीमार हो और उसका इलाज है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लोग ये कह देते हैं कि नहीं, ला इलाज बीमारी मतलब इसकी इलाज ही नहीं है, जिंदगी भर दवा खाओ। और जब लोग दवा खाने लगते हैं तो अक्सर मैंने देखा है लोग शुगर का दवा खाते हैं, उसके साथ साथ बीपी हो जाता है। तो सर इन सब के बारे आज एक एक करके जानेंगे। आप क्या सर एक बार बताएं कि क्या ऐसा रियल में है कि शुगर कैसे होता है, सबसे पहले बताएं। और क्या ये वाकई में लाइलाज बीमारी है जिससे लोगों को इतना डर है? जी जी, धन्यवाद पारस जी। पारस जी, ये शब्द अक्सर हम सुनते हैं जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अक्सर कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, शुगर, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, दमा, इन सारी बीमारियों का जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से एक ही बात जवाब सुनते हैं हम, ये लाइलाज बीमारियां हैं, इनका इलाज नहीं है। देखिए डॉक्टर सर, मैं आपको सभी लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि लाइलाज बीमारियां क्यों, ये बीमारियां जिसको शब्द है लाइलाज, तो वो डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहा है कि बीमारियां उसके लिए लाइलाज है, बीमारियों का इलाज नहीं है। क्यों इलाज नहीं है? क्योंकि ये जो बीमारियां हैं, आप शुगर की बात करें, आज हम शुगर के ऊपर चर्चा करेंगे, तो शुगर की बात करें तो शुगर क्या है? एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। एक ये शरीर की एक ऐसी मेटाबॉलिक कंडीशन है, इसको हम बीमारी नहीं कह सकते, शरीर की एक मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसमें शरीर का मेटाबॉलिज्म में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। इसको, इन सारी डिसीज को, पारस जी और सारी टीम से मैं यही कहना चाहूंगा कि इन सारी डिसऑर्डर्स को एक ही बात बोलते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है हमारे शरीर में जिसकी वजह से इस तरह के शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो एक बात समझने की है दोस्तों, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब कारण क्या है? हमारी लाइफस्टाइल के में ही कुछ ऐसे चेंज आ जाते हैं जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां होती हैं। तो कारण क्या है? लाइफस्टाइल। समझने की कोशिश करना, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब कारण क्या है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब है जिसकी वजह से डिसऑर्डर्स है, और हमारे लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से बीमारी है और हम कर रहे हैं उसका दवाइयों से इलाज। समझने की कोशिश करना, कारण कुछ और है, और इलाज कुछ और हो रहा है। यस यस। कारण है हमारी लाइफस्टाइल खराब होना और इलाज हम दवाइयों से कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये बीमारियां हम डॉक्टर्स के लिए लाइलाज है, इसीलिए उनसे बीमारियां ठीक नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कारण है लाइफस्टाइल। हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधार के, अपने जीवनचर्या को सुधार के, अपनी दिनचर्या को सुधार के हम इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। किसी दवाइयों से इन बीमारियों का इलाज नहीं है, तो इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं लाइलाज बीमारियां। तो लाइफ स्टाइल में जैसे सर, जैसे हमारा जो लाइफ स्टाइल चल रहा है जिसमें खान पान हो सकता है हमारा। जी जी जी, लाइफस्टाइल का मतलब कंप्लीट लाइफस्टाइल है। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आप कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, ये सारी जो भी चीजें, ये सारी चीजें जो भी इंक्लूड की जाती हैं वो लाइफस्टाइल में की जाती हैं। और मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद में स्पष्ट बताया गया, आयुर्वेद कोई खाली इलाज करने का नाम नहीं है। आयुर्वेद में खाली कोई जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं है। आयुर्वेद कोई इलाज, चिकित्सा पद्धति नहीं है।
आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक संपूर्ण विज्ञान है। अगर आप आयुर्वेद की परिभाषा पे अगर ध्यान देंगे तो आयुर्वेद की परिभाषा है हिता हितम सुखम दुःखमायुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते। मतलब समझने की कोशिश करना दोस्तों, आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद खाली कोई इलाज करने का नाम नहीं है। जब हमने आयुर्वेद पढ़ा था, 5.5 साल आयुर्वेद पढ़ा था, तो उसमें लास्ट के 1 साल में जाके रोगों के उपचार के बारे में बताया गया था। उससे पहले हमें कुछ नहीं बताया गया कि रोगों का उपचार कैसे होता है। आयुर्वेद में ये सिखाया जाता है हिता हितम सुखम दुःखमायुस्तस्य हिता हितम, मतलब कि हमारे जीवन के लिए, इंसान के लिए क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, मतलब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, किस ऋतु में कौन से वस्त्र धारण करने चाहिए, विषम आहार क्या है, सम आहार क्या है, किस खाने के साथ कौन सा खाना मिला के नहीं खाना चाहिए, ये सब कुछ जो जानकारी देता है। और अंत में एक शब्द आता है रोगों का उपचार। तो रोगों का यस, उपचार अंत में आता है, लेकिन सबसे पहले यही आता है कि आयुर्वेद की हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारी ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, इन सब की जो जानकारी देता है उसको बोलते हैं आयुर्वेद। इसलिए दोस्तों आयुर्वेद आयुर्वेद आपकी हर तरह की, मैं क्यों बोलता हूं कि आयुर्वेद हर तरह की बीमारी को ठीक कर सकता है, क्यों? क्योंकि बीमारियां हैं हमारी दिनचर्या से रिलेटेड, बीमारियां हमारी ऋतुचर्या से रिलेटेड, बीमारी हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड। और लाइफस्टाइल को सुधारने को कौन बताता है? आयुर्वेद बताता है कि हमारी दिनचर्या लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। इस लॉकडाउन में आपने देखा, ज्यादातर लोग अपने घर पे रहे, स्वस्थ हो गए, किसी को हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ी, कोई नहीं गया हॉस्पिटल, कोई इमरजेंसी में नहीं गया, कोई आईसीयू में नहीं गया। क्यों? क्योंकि लोगों की दिनचर्या ठीक हो गई, लोगों की लाइफस्टाइल ठीक हो गई, लोगों की लाइफस्टाइल हेल्दी हो गई, घर पे रहने लगे, घर का ताजा खाना खाने लगे, हल्दी वाला दूध पीने लगे, अदरक वाली चाय पीने लगे, जीरा इस्तेमाल करने लगे, लाल मिर्च इस्तेमाल करने लगे, हरी मिर्च इस्तेमाल करने लगे। इन चीजों का ज्यादा, फास्ट फूड बंद हो गया सबका, सब घर पे रहे, यस, किसी ने यस, फास्ट फूड नहीं खाया, लोगों की लाइफस्टाइल हेल्दी हो गई और सब स्वस्थ हो गए, किसी को कोई बीमारी नहीं हुई सर। यस, यस, यस। जी सर। तो इसका मतलब सर ये 100% नहीं कि अपने लाइफस्टाइल को लोग ध्यान दें तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। लेकिन सर ये एक चीज़ बताएँ कि ये शुगर एक्चुअल में इसकी जैसे लाइफस्टाइल के वजह से ही शुरुआत होती है। तो शुगर जब हो जाती है तो ये पता कैसे चलेगा कि क्योंकि लोगों को तो पता नहीं चलेगा कि शुगर मेरे को हो गया। तो लोगों जी को जी ये पता कैसे चलेगा कि हमको रियल में शुगर हो गया? जी जी, चलिए देखिए, आज इस ग्रुप में काफी सारे लोग ऐसे जुड़े हैं क्योंकि डायबिटीज पे हम चर्चा कर चुके हैं। 2 दिन पहले एक जूम मीटिंग थी, लेकिन आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटीज के बारे में नहीं सुन पाए। तो आज स्पेशली जो आपने जूम मीटिंग का, पारस जी ने आज समय लिया अपनी टीम के लिए कि हम एक बार डायबिटीज पे दोबारा से चर्चा करें। काफी सारे लोग हैं मेरे दोस्त जो मैं देख पा रहा हूँ, जो डायबिटीज पे हम अच्छी गहराई में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज फिर से दोबारा से हम चर्चा करते हैं ताकि आपको कुछ रिव्यू हो जाएगा। और जो नए लोग हैं जो नहीं जान पाए थे उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिए, डायबिटीज है क्या, फिर उसकी एक बार बिल्कुल शुरुआत करते हैं कि डायबिटीज है क्या। डायबिटीज क्या है? हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है, जब वो बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज। अब वो क्यों, देखिए, और थोड़ी गहराई में जाते हैं। दोस्तों हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर बना है छोटे छोटे सेल से। हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है सेल। और हमें कुछ भी कार्य करने के लिए, हमारे कुछ भी कार्य करने के लिए, अभी मैं बोल रहा हूं तो भी, अगर मैं पढ़ रहा हूं तो भी, सो रहा हूं तो भी, जाग रहा हूं तो भी, खेल रहा हूं तो भी, कुछ भी करने के लिए हमारे शरीर को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सीधी सी बात है। अगर हम बात कर रहे हैं तो भी हमें एनर्जी चाहिए, हम सो रहे हैं तो भी एनर्जी चाहिए, हम पढ़ रहे हैं तो भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। और जो हमें एनर्जी जो मिलती है ना शरीर को, मिलती है ग्लूकोज से, शुगर से। ग्लूकोज, शुगर का एक छोटा पार्ट जो लास्ट पार्ट है ग्लूकोज, वही हमें एनर्जी देने का काम करता है, जिसकी वजह से हम अपने सारे काम करते हैं। तो पहली बात तो दोस्तों दिमाग में एक ही बात बैठाए कि शुगर इंपॉर्टेंट चीज है, ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से हम अपने शरीर के सारे कार्य कर पाते हैं। शुगर खराब चीज नहीं है, शुगर तो अच्छी चीज है, लेकिन जब वो एक्सेस हो जाती है तब खराब। तो ग्लूकोज, शुगर हमें एनर्जी देने का काम करती है। कैसे देती है? हमारी सबसे छोटी यूनिट शरीर की क्या है? सेल, कोशिकाएं। सेम। तो हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं। ब्लड क्या है? हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ब्लड हर कोशिका तक पहुंचता है। और ब्लड में क्या होता है, जब कोई भी हम खाना खाते हैं तो उसका एंड रिजल्ट होता है ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज पूरे ब्लड में घूमता रहता है, घूमता रहता है, हर कोशिका के पास जाता है। कोशिका जैसे ही ब्लड उसके पास आता है, कोशिका का मुंह का दरवाजा खुल जाता है, ग्लूकोज उसके अंदर चला जाता है और हमें एनर्जी मिलती है, हम अपना कार्य कर पाते हैं। ये एक नॉर्मल कंडीशन। लेकिन इसमें भगवान ने एक पेच फंसाया है। क्या पेच फंसाया है? ब्लड में ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज है और वो ग्लूकोज सेल के पास जाता है। लेकिन सेल उस ग्लूकोज को तब ले पाती है, तब उस सेल का दरवाजा खुलता है
जब वहां पर एक चाबी लगती है और उस चाबी का नाम है इंसुलिन। यस समझने की कोशिश करना, इंसुलिन, इंसुलिन नाम की एक चाबी है। जब वो कोशिका के मुंह पे पहुंचेगी और उसका दरवाजा खोलेगी तब ग्लूकोज अंदर जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। अब होता क्या है, जब हम खाना खाया हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ा और पेनक्रियाज एक ऐसा अंग बनाया भगवान ने, उस पेनक्रियाज को एक स्टोर मतलब एक फैक्ट्री है वो क्या करने की, इंसुलिन बनाने की। उसमें बीटा सेल्स हैं और बहुत सारी सेल्स हैं। वो सेल्स क्या करती हैं, वो इंसुलिन सिक्रीट करती हैं। इधर से हमने खाना खाया, उसका एंड ग्लूकोज निकला, उधर से इंसुलिन आया, इंसुलिन भी साथ में ब्लड में आ गया और उधर ग्लूकोज भी पड़ा है। और जैसे ही वो सेल की कोशिका के मुंह पे पहुंचता है, इंसुलिन अपना काम करता है और ग्लूकोज को उसके अंदर घुसा देता है। ये है नॉर्मल प्रक्रिया। लेकिन अब बीमारी की शुरुआत कैसे होती है, बीमारी की शुरुआत होती है जब किसी कारण से ये ग्लूकोज, ग्लूकोज का रोल नहीं है, ग्लूकोज तो है ब्लड में, लेकिन किसी कारण से क्या होता है, जब ये इंसुलिन कम हो जाता है, यस जब हमारी जो पेनक्रियाज है उसकी बीटा सेल से किसी कारण से जब वो पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलना कम हो जाता है, और उसके बहुत सारे कारण है, हम बाद में बात करेंगे, तो उससे जब इंसुलिन कम निकलता है, तो इंसुलिन कम निकलने के कारण क्या होता है कि वो ब्लड में इंसुलिन का लेवल कम होने से ग्लूकोज लेवल तो पड़ा है, लेकिन ग्लूकोज पड़ा है कोशिकाओं के सामने, लेकिन फिर भी कोशिकाएं उसको ले नहीं पाती। वो चाबी जो इंसुलिन नाम की जो चाबी है जो लगनी चाहिए, जिसकी वजह से ग्लूकोज अंदर घुसना चाहिए, वो नहीं लग पाता है। और होता क्या है, धीरे 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 कोशिकाएं नहीं ले पा रही, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि कोशिकाएं उसको इनटेक नहीं कर पा रही। कोशिकाओं को चाहिए लेकिन वो इसको इनटेक नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ब्लड में ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। और एंड रिजल्ट क्या होता है कि हमारे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता यस है ना। और ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, देखिए समझने की कोशिश करना, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन जो कोशिकाओं को जो चाहिए था उसको नहीं मिल रहा है। तो इसके दो 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 नुकसान हुए। एक नुकसान तो कि ब्लड में जो था वो बढ़ने लग गया, दूसरा कोशिकाओं को जो मिलना था वो नहीं मिला। समझने की कोशिश करना भाई, इंसुलिन ना होने की वजह से दो नुकसान हुए। एक तो कोशिकाओं को ग्लूकोज मिलना चाहिए था, वो नहीं ले पाई, और दूसरा ब्लड में उसका लेवल बढ़ने लग गया। तो दो हुए। अब इससे होगा क्या, इसी से होंगे जो आपको शुगर कैसे पता चलेगी, जैसे आपने पूछा पारा जी कि शुगर कैसे पता चलेगी, तो अब आएंगे इसके लक्षण। भाई अब कुछ भी शरीर में अंदर कमी होगी या ज्यादा होगी तो शरीर उसके लक्षण, हमें किसी मशीन की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, धरती पे ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो आपकी बीमारियों को बता दे। आपकी बीमारियों को आपका शरीर ही सबसे अच्छे से बता सकता है। आपका शरीर ही बता देगा कि आपको क्या बीमारी है, हमें किसी मशीन की जरूरत नहीं है। लोग जाते हैं लाखों रुपए के टेस्ट करा के आते हैं कि जी पता कर रहा हूँ क्या बीमारी। अरे कोई मशीन थोड़ी बताएगी आपको क्या बीमारी। यस हमारा आपका शरीर ही इनफ है आपको कोई भी बीमारी समझाने के लिए। आपको ये हो गया है तो आप समझने की कोशिश करना, ग्लूकोज का लेवल सेल कोशिकाएं नहीं ले पा रही हैं, उसमें कमी हो गई, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। दोनों कारण हुए। अब दोनों से आएंगे लक्षण। क्या लक्षण आएंगे? पहला तो ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है तो किडनी के ऊपर लोड पड़ता है। हमारे शरीर में किडनी है, जो ब्लड किडनी में फिल्टर होके आता है तो पता चलता है कि वहां पे ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो किडनी अपना काम शुरू करती है बॉडी को बचाने के लिए। और किडनी से क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा उसको फिल्टर करने की कोशिश करती है। ज्यादा से ज्यादा फिल्टर करने की कोशिश करेंगी तो आदमी को बार बार पेशाब आएगा, बार बार यूरिन उसको जाना पड़ेगा। शुगर का पहला लक्षण पोलीयूरिया, उसको यूरिन के लिए बार बार जाने पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा वो आपको समझ में आ गया? फिल्टर ज्यादा क्योंकि कर ब्लड, रहे हैं। हाँ क्यों? क्योंकि किडनी काम कर रही है, किडनी चाह रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले। वो अंदर लोड पड़ रहा है शरीर पे ग्लूकोज का, तो उसको बार बार निकलेगी। निकलेगा कैसे? यूरिन से निकलेगा। तो किडनी बार बार यूरिन के लिए आपको अर्ज करेंगी, बार बार यूरिन आएगा, बार बार फिल्टर, उसकी फिल्ट्रेशन बढ़ जाती है किडनी की, वो बार बार उसको फिल्टर करेगी ताकि आप बाहर न जाए। तो इसलिए पहला लक्षण जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? पोली यूरिया। तो समझ जाए। और खासकर जब रात को सोएगा, जब रात को सोएगा तो उसको बार बार पेशाब आएगा। हो सकता है दिन में ज्यादा ना आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि भगवान ने रात बनाई है, मैं लास्ट में फिर बताऊंगा इस बात को। भगवान ने दिन बनाया है काम करने के लिए और रात बनाई है बॉडी को रिपेयर करने के लिए। आपको ठीक होने का एक ही सिद्धांत है कि दिन में काम करो, रात को बॉडी को रिपेयर करो। तो दिन में जो भी खराबी हुई है रात को ठीक हो जाएगी। तो रात को किडनी ज्यादा काम करती है, जब आदमी रेस्ट पे होता है तो ज्यादा काम करती है ताकि उस ग्लूकोज को बाहर निकाल दें। तो उसको बार बार रात को बाथरूम के लिए उठना पड़ेगा। पहला लक्षण है बस शुगर का, समझ जाओ। शुगर के तीन ही लक्षण है। पहला है पोलीयूरिया, पेशाब बार बार आएगा। क्यों आएगा आपको समझ में आ गया। दूसरा पोलीफेजिया, भूख ज्यादा लगेगी। क्यों ज्यादा लगेगी समझने की कोशिश करना। दो रिजल्ट हुए, कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं मिला और ब्लड में बढ़ने लग गया। ब्लड में बढ़ने लग गया, उसको तो शरीर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है जिससे पेशाब ज्यादा आएगा। दूसरा, कोशिकाओं को नहीं मिला ग्लूकोज जो मिलना चाहिए था, वो भूखी मर रही है, उनको एनर्जी चाहिए।
उनको एनर्जी मिलनी थी ग्लूकोज से, वो नहीं ले पाई, सामने पड़ी है चीज लेकिन फिर भी वो नहीं ले पाई। तो इससे उनको होगा भूख क्या, लगेगी। कोशिकाओं को चाहिए एनर्जी, कोशिकाओं को चाहिए एनर्जी और वो नहीं ले पाई तो वो क्या करेगा, शरीर को लगेगा कि यार कमी हो रही है, कुछ खाओ, शरीर में एनर्जी की कमी। आप देखना शुगर का मरीज थका थका रहेगा, उसका स्टेमिना कम हो जाएगा क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, पड़ी तो यस, है उसके अंदर लेकिन यूज नहीं कर पा रहा है। तो उससे क्या होगा, उसको बार बार भूख लगेगी और ज्यादा प्यास लगेगी। ये दोनों काम होंगे, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। शरीर को बार बार एनर्जी के लिए शरीर को डिमांड करेगा कि कुछ खाओ पियो, कुछ खाओ पियो, कुछ खाओ पियो, तो उसको बार बार भूख और प्यास लगेगी। ये 3 लक्षण है दोस्तों, किसी मशीन में जांच कराने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, भूख ज्यादा, प्यास ज्यादा और पेशाब ज्यादा। जब तीनों लक्षण आपको नजर आएंगे तो समझ जाओ कि आप में ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ना बढ़ शुरू गया। हो गया है। ये तो है डॉक्टर डायबिटीज। साहब, जी यस, तो ये जो है अब अगर किसी व्यक्ति को हो गया है जी तो इसका नॉर्मल तरीके से इसका हम कैसे इलाज करें, और फिर हम्म, एलेक्स के प्रोडक्ट हम उसमें क्या क्या दें? मतलब पहले ये बताएं कि इसको समाधान कैसे करें, और जी फिर हम अगर उसको एलेक्स वाले हैं हमारे एसोसिएट, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट चला सकते हैं? जी। देखिए, अब बीमारी आपको समझ में आ गई कि डायबिटीज क्या है, क्यों ऐसा ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि इंसुलिन प्रॉपर नहीं आया और उससे क्या लक्षण हुए ये आपके समझ में आ गया। अब दूसरा स्टेप कि लोग ट्रीटमेंट क्या करते हैं। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले मॉडर्न साइंस का लेते हैं कि वो लोग जो आम लोग हैं किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या इलाज चलता है, फिर उनका समझने की कोशिश करना। इस सारी प्रक्रिया में आपको एक चीज समझ में आई कि बीमारी क्या थी, असली बीमारी क्या थी, कि पेनक्रियास से इंसुलिन नहीं निकल रहा था, उसी की वजह से हुई ये सारी गड़बड़, है ना। यस। तो अब हम गए डॉक्टर के पास, हमें पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया हुआ, भूख ज्यादा, पेशाब ज्यादा और ये सारी चीजें हुई। हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर समझ जाता है कि इसको ब्लड शुगर बढ़ गया है, तो वो जाके जांच करता है। आप छोटा सा यहाँ से ब्लड लिया, उससे पता चल जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कितना है। तो जब जांच करता है तो आपको बताता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है। अब डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे आपको ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है डॉक्टर आपको दवाई शुरू करते हैं। दवाई कौन सी शुरू करते हैं, दवाई के बहुत सारे साल्ट्स हैं, उन सब सारे साल्ट्स को मिला के कॉमनली बोलते हैं OHA, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट मतलब ऐसी दवाइयां जिनको लेने से ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, उनको बोलते हैं OHA। जैसे ग्लिक्लाजेड, ग्लिप्राइड, मेटफॉर्मिन, ऐसे 4-5 साल्ट हैं, बस अभी तक 4-5 साल्ट ही बने हैं जिनको बोलते हैं OHA, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स। मतलब ऐसी दवाइयां जिनको लेने से ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, डॉक्टर आपको वो शुरू कर देते हैं। और जैसे ही OHA शुरू की जाती है, आपको ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स जो दवाइयां हैं वो जब आपको शुरू की जाती हैं तो वो क्या करती हैं, ब्लड में शुगर लेवल को कम कर देती है। समझने की कोशिश करना दोस्तों, बीमारी कैसे बढ़ती है। तो वो क्या करती हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल को कम कर देती हैं, आर्टिफिशियली बाहर से कम कर देती हैं। और जैसे ब्लड शुगर लेवल कम होता है, पेनक्रियाज को मैसेज जाता है कि ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है। तो पेनक्रियाज का काम था ये कम करना, उसको मैसेज गया कि ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है, तो पेनक्रियाज क्या करता है, अपना काम और कम कर देता है। बीमारी क्या थी कि वो पहले ही काम कम कर रहा था जिस वजह से ब्लड शुगर बढ़ गया था, उसको मैसेज मिला कि भाई साहब ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है इस व्यक्ति का, आपका काम नहीं है, तो वो अपना काम और कम कर देता है। और जैसे जैसे वो काम कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, बाहर से दवाइयों की डोज बढ़ानी पड़ेगी, पहले 1 गोली, फिर 2 गोली, फिर उनकी डोज बढ़ानी पड़ेगी, पहले 400 mg, फिर 800 mg, ऐसे डोज बढ़ाते जाएंगे। पेनक्रियाज अपना काम कम करता जाएगा क्योंकि उसका काम हम बाहर से करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हम बाहर से दवाइयां शुरू करते जाएंगे, पेनक्रियाज अपना काम कम करता जाएगा और धीरे धीरे किसी एक दिन ऐसा होगा दवाइयां काम करना बंद कर देंगी, डॉक्टर फिर आपको पूरा इंसुलिन देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों एक बात आप बताइए, जिस दिन आपने वो गोली लेना शुरू की उस दिन से बीमारी बढ़ी या घटी? बढ़ी। बढ़ी, क्योंकि बीमारी तो यही थी ना कि पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा, और वही आपने और बढ़ा दी। तो ठीक कैसे होगी बीमारी, ठीक तो हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि बीमारी तो बढ़ा दी ना आपने। जिस दिन आप डॉक्टर के पास गए असली बीमारी उस दिन आपकी बढ़नी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, शुगर को बाहर से कम कर दिया। ये काम आपका नहीं था, ये तो पेनक्रियाज को कर रहा है। ऐसा कुछ करते कि पेनक्रियाज अपना काम करना शुरू करे, ना कि हम बाहर से दवाइयों से उसको कम करें। फॉर तो एग्जाम्पल, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में नीचे कांटा चुभा हुआ है, उसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरे पैर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोले ठीक है, दर्द हो रहा है, लो ये दर्द की दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है, आप ये खाओ, आपका दर्द कम हो जाएगा। अब वो यस। मेरी गोली शुरू कर दी और वो अब मैं जिंदगी भर वो गोली खाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो गोली क्या करेगी, कांटे को नहीं निकालेगी, वो गोली क्या करेगी, दर्द को कम करेगी। और मैं जिंदगी भर वो दर्द की दवाई खाता रहूंगा, मेरा शरीर में धीरे धीरे उसकी डोज बढ़ती जाएगी, वो अपना काम कम करेगी और मैं लाइफ टाइम अब पेशेंट बन गया जी, पैर में दर्द है और मैं गोली खा रहा हूँ। कारण पे काम नहीं हुआ, कारण क्या था उस पे काम नहीं हुआ, बस इलाज पे इलाज शुरू कर दिया गया, इलाज शुरू किया गया।
आज के डॉक्टर्स, देखो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हो सकते हैं, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। आजकल के जो डॉक्टर्स है ना, वो बीमारी को ठीक करने पे काम नहीं कर रहे हैं, दवाई शुरू करने पे काम कर रहे हैं। बस दवाई शुरू करनी, शुगर है दवाई शुरू कर दो, बीपी है दवाई शुरू कर दो, थायराइड है दवाई शुरू कर दो, सबका एक ही काम है, दवाई शुरू करना। और ये जो एलोपैथिक विज्ञान है, इसको एक ही बात है, ये लाक्षणिक चिकित्सा करती है। इसका जो सिद्धांत है, एलोपैथी का सिद्धांत है, ये सिम्टम्स पे काम करती है, सिम्टम्स पे लाक्षणिक चिकित्सा करते हैं, इसका सिद्धांत है। आप कोई भी एलोपैथी किसी बड़े से बड़े वैज्ञानिक से पूछ लो, एलोपैथिक चिकित्सा लाक्षणिक चिकित्सा करती है। जो लक्षण आए उनको दबा दिया, बीमारी को ठीक नहीं करती है, बीमारी को ठीक नहीं करती। लक्षण क्या था? दर्द हो रहा था, उसको कम कर दिया। लक्षण क्या था? शुगर बढ़ गई थी, उसको कम कर दिया, बीमारी को ठीक नहीं किया। सिम्टम्स पे काम करती है, सिस्टम पे काम नहीं करती है। आयुर्वेद सिस्टम पे काम करता है, एलोपैथिक चिकित्सा सिम्टम्स पे काम करती है। तो खाली सिम्टम्स को दबा दिया जाता है ताकि आपको लगे कि आपकी बीमारी कम हो रही है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो दोस्तों, यस। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई शुरू करते हैं, तो उस दिन से आपकी बीमारी, हकीकत में उस दिन से आपकी बीमारी बढ़ना शुरू होती है। तो इस तरीके से वो डॉक्टर्स आपका इलाज करते हैं। तो सर अगर मान लीजिए पता चल गया किस तरह की बीमारी है, फिर इस तरह का जब वो इलाज चालू करते हैं, तो जी नॉर्मली हम अगर इसको हटाना चाहें तो हमें जी क्या-क्या अपना डाइट लेना होगा, क्या-क्या करना होगा, और एलेक्स के प्रोडक्ट अगर देंगे तो उसको किस तरह से सुझाव देना होगा और क्या-क्या प्रोडक्ट देना पड़ेगा? जी जी, बिल्कुल। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी बता दूं, डायबिटीज की बीमारी आज से पहले आपने कुछ भी सुना हो, बड़े बड़े डॉक्टर से सुना हो, एमडी डॉक्टर से सुना हो, डीएम डॉक्टर से सुना हो, एक ही बात सुनी होगी कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं होती, जिंदगी भर दवाई नहीं खानी पड़ेगी, यही सबने सुना। लेकिन आज आप एक बात दिमाग में बैठा लो दोस्तों, पहले यही बात दिमाग में बैठानी पड़ेगी आपके भी, और आप किसी मरीज से मिलेंगे उसको एक ही बात दिमाग में बैठानी पड़ेगी, शुगर की बीमारी 101% ठीक हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। इसका कोई वो नहीं है कि शुगर की बीमारी कभी ठीक नहीं होती, 100% ठीक हो सकती है। कई बार लोग मेरे को आके बोलते हैं, कई बार पारस जी, लोग मेरे को आके बोलते हैं, मेरे पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब वो इतने बड़े डॉक्टर हैं, एमडी हैं, डीएम है, वो तो बोलते हैं कि शुगर कभी ठीक नहीं होती। वो सही इतने बात है। पढ़े हैं, उन्होंने एमबीबीएस किया है, उसके बाद एमडी किया, फिर डीएम किया है, वो बोलते हैं शुगर कभी ठीक नहीं होती, और आप बोल रहे हो शुगर ठीक हो जाती है। तो इसका मतलब एक व्यक्ति तो झूठा है, या आप झूठे हो या वो झूठा है सही ना? बात। एक लोग मेरे से सवाल करते हैं कि या तो वो झूठा है या आप झूठे। मैं एक ही बात समझाता हूँ उनको, दोस्तों वो जो डॉक्टर है, समझने की कोशिश करना, उसने एमबीबीएस की पढ़ाई की, उसने 5.5 साल, उसने खूब एलोपैथिक साइंस पढ़ी, पूरे विज्ञान पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। उसके बाद उसने एमडी किया। एमडी में क्या किया? उसने स्पेशल डायबिटीज के बारे में बात की, उसने मेडिसिन के बारे में समझा। उसके बाद डीएम की, सुपर स्पेशलिटी किया, उसने शुगर के बारे में, शुगर के बीमारी में और उसने गहराई से पढ़ा, उसने सब कुछ पढ़ा। इस दौरान उसने केवल एलोपैथिक विज्ञान पढ़ा, उसकी साइंस पढ़ी, सब कुछ पढ़ा। वो डॉक्टर झूठ नहीं बोल रहा है कि शुगर ठीक नहीं होती। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि इस पूरी स्टडी में, एमबीबीएस से लेके एमडी से लेके डीएम तक, इस पूरी स्टडी में कहीं भी ये नहीं कही गई है कि शुगर की बीमारी ठीक हो सकती है। उस पूरी पढ़ाई में एक ही बात बताई गई कि ब्लड में शुगर लेवल कैसे बढ़ता है और उस शुगर लेवल को कम कैसे करना है दवाइयों से, ये उसको पढ़ाया जाता है। इसलिए झूठ नहीं बोल रहा वो डॉक्टर, वो तो बिल्कुल सही बोल रहा है, उसने बेचारे ने पढ़ाई यही है, उसने तो पढ़ाई है कि शुगर की बीमारी को कैसे कंट्रोल करते हैं, इसलिए झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद की अगर बात करें, आज से हजारों साल पहले चरक संहिता उठा के देखो, चरक संहिता में मधुमेह के बारे में, प्रमेह के बारे में 100% बताया गया कि वो बीमारी 100% ठीक हो सकती है। कोई लाइलाज नाम का शब्द ही नहीं है वहां पर, उन्होंने यस। ठीक इलाज बताया है। महर्षि चरक के एक शिष्य थे वाघभट्ट, वाघभट्ट सबसे विद्वान जो आयुर्वेद में अगर जिनको बात करें तो महर्षि वाघभट्ट। उनका आता है अष्टांग संग्रह नाम से उनकी बुक आती है, अष्टांग हृदय नाम से उनकी बुक आती है, आप पढ़ के देखिए। आप अष्टांग हृदय में स्पष्ट बताया गया कि व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सकता है और हर बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है, वाघभट्ट। तो हमारे आचार्यों ने आज से हजारों साल पहले ही बता रखा है कि शुगर की बीमारी ठीक हो सकती है। अब दोस्तों, मैंने वो पढ़ा है, मैंने अष्टांग हृदय पढ़ा है, मैंने चरक संहिता पढ़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि शुगर की बीमारी ठीक हो सकती है। उन्होंने एलोपैथिक पढ़ा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि शुगर की बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए झूठ कोई नहीं बोल रहा है, सब अपनी एजुकेशन के अनुसार जो उन्होंने पढ़ा है वो बता रहे हैं। इसलिए फैसला अब आपको करना है कि आपको आयुर्वेद का सहारा लेना है जो कह रहा है कि शुगर की बीमारी ठीक हो जाएगी, या आपको उनका सहारा लेना है जो बोल रहे हैं कि शुगर की बीमारी में जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, ठीक नहीं होगी। डिपेंड आपको यस। करना है, झूठ कोई नहीं बोल रहा है। तो इस बहस में ना पड़े कि वो डॉक्टर पता नहीं झूठ बोल रहा है या आप झूठ बोल रहे हैं ना। जैसी जिसकी एजुकेशन है, जैसा जिसने पढ़ा है, वो अपने अनुसार बता रहा है। तो दोस्तों, यस। पहली बात तो आयुर्वेद के हिसाब से मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आयुर्वेद में 100% ये बताया गया कि शुगर की बीमारी ठीक हो सकती है। तो अब कैसे ठीक हो सकती है उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मैंने पहले यस। बताया, शुगर का
जो मेन कारण पे आए। अब कारण देखिए, कारण पे आना है। कारण क्या था कि पेनक्रियाज है, उससे इंसुलिन निकलना कम हो जाता है। अब कम क्यों हो जाता है, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है, हमारी जो बीटा सेल्स हैं वो सिक्रीशन कम कर देती है। और क्यों कम कर देती है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है इन्फ्लामेशन, सूजन। हमारा जो पेनक्रियाज की जो सेल्स हैं उनमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिस वजह से वो निष्क्रिय हो जाती हैं, वो अपना काम नहीं कर पाती हैं, वहां से सिक्रीशन नहीं निकल पाता और ये जो सारी प्रोसेस शुरू हो जाती है। यस और ऐसे यस बहुत सारे कारणों से हो सकता है, आपके खाने पीने की वजह से हो सकता है, आपके एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है। मैं जैसे कई बार ट्रेनिंग बताया, इसके जो इन्फ्लामेशन बढ़ने के मुख्यतः 5 कारण हैं जिसकी वजह से ये इन्फ्लामेशन शरीर में बढ़ती है। सबसे पहला जो इन्फ्लामेशन शरीर में आने का मुख्य कारण है रेडिएशन। जितना हमारे चारों तरफ रेडिएशन होगा, आपके फोन से रेडिएशन हो सकता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रेडिएशन हो सकता है। आप कल्पना करें, आज से 25-30 साल पहले शुगर की बीमारी नहीं होती थी ज्यादा, सुनने को ही नहीं मिलता था कोई शुगर की बीमारी। तो शुगर का मरीज यस होता था तो दूर दूर से लोग देखने आते थे शुगर का मरीज कैसा होता है। आज हर घर की कहानी बन गई शुगर की बीमारी। तो इसके इन्फ्लामेशन इसका रूट कॉज है बीमारी का, और इन्फ्लामेशन को बढ़ाने के 5 कारण है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन बढ़ती है। सबसे पहला जो रीजन है वो है रेडिएशन। जितना ज्यादा हमारे चारों तरफ रेडिएशन होगा, उतना ही ज्यादा इन्फ्लामेशन होने के ज्यादा चांस होंगे, और उतना ही शुगर, बीपी, थायराइड, ये बीमारियां ज्यादा होने की संभावना है। तो रेडिएशन, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले फोन इतने नहीं थे, रेडिएशन इतना नहीं था। दूसरा है पोल्यूशन। जितना ज्यादा आपके एनवायरनमेंट चारों तरफ पोल्यूशन होगा, जितना पोल्यूशन आपके चारों तरफ होगा, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि आपके अंदर ये इन्फ्लामेशन के ज्यादा फैक्टर बढ़ेंगे। तो दूसरा है यस पोल्यूशन। तीसरा है स्ट्रेस। जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा, जितना ज्यादा आप स्ट्रेसफुल आपकी बॉडी रहेगी, उतना ही आपके अंदर इन्फ्लामेशन के चांस बढ़ेंगे, और उतना ही आपको ये पेनक्रियाज कम काम करेगा, और उतना ही ज्यादा चांस रहेंगे आपको डायबिटीज होने के। तो स्ट्रेस आप नोटिस करना दोस्तों, आपके शहर में कोई व्यक्ति हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, दिन रात काम करता हो, या कोई बड़ा ऑफिसर हो, दिन रात काम कर रहा है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, तो पता चलता है कुछ दिनों बाद उसको शुगर हो गई, यस यस उसको बीपी की प्रॉब्लम हो गई, उसको हार्ट की समस्या हो गई, बोले बहुत टेंशन में रहता था, हार्ट अटैक हो गया। क्यों? स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, स्ट्रेस। और जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हमारे अंदर इन्फ्लामेशन, सूजन वाले जो बढ़ाने के फैक्टर हैं वो बढ़ने लगते हैं, सूजन आने लगती है। और जहां सूजन, इन्फ्लामेशन इज द रूट कॉज ऑफ द मोस्ट इन्फ्लामेट जो लाइफस्टाइल डिजीज है, जितनी भी, सब आ गए इसमें, शुगर, बीपी, थायराइड, जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है उनका सबका रूट कॉज है इन्फ्लामेशन, सूजन। और जब ये जो मैं फैक्टर बता रहा हूं, इनकी वजह से सूजन आएगी, और जहां सूजन आएगी वही बीमारी होगी। तो अभी हम पेनक्रियाज की बात करेंगे। पेनक्रियाज पे जब सूजन आ जाती है तो वो इंसुलिन निकलना कम हो जाता है और ये बीमारी आती है। तो पहला रीजन है रेडिएशन, दूसरा है पोल्यूशन, तीसरा है स्ट्रेस, और चौथा रीजन है केमिकल्स इन आवर फूड्स। जो हमारे खाना जो हम खा रहे हैं, जो हम प्रिजर्वेटिव वाले फूड खा रहे हैं, जो हम फास्ट फूड खा रहे हैं जिसमें प्रिजर्वेशन किया जाता है, तरह तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे शरीर में इन्फ्लामेटरी चेंजेस बढ़ाने के लिए। मतलब तो खतरनाक केमिकल, फल फूल, हाँ सब्जी, इन सब से आ रही। जी जी, इनमें जो पेस्टिसाइड डलता है, या जो आपको खाना जो फास्ट फूड बनता है उसमें तरह तरह के केमिकल्स डालते हैं उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, उसको कुछ करने के लिए। इसके अलावा आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स डाले जाते हैं। ये सारे जो भी केमिकल्स आप खा रहे हैं, डिब्बा बंद खाना जो आप खा रहे हैं, प्रिजर्व खाना जो खा रहे हैं लंबे समय तक, जिसको प्रिजर्व खाना किया जाता है, ये सब खाना जो खा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ाने के। तो मुख्यतः ये 4 ही कारण है। सबसे पहले रेडिएशन, दूसरा पोल्यूशन, तीसरा स्ट्रेस, और चौथा है केमिकल्स इन आवर फूड्स। ये जब चारों रीजन बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ती है, और इन्फ्लामेशन जिस अंग पे आएगी उस अंग की आपको बीमारी लग जाएगी। तो यहां हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं। जब ये इन्फ्लामेशन, सूजन हमारी पेनक्रियाज पे आती है, तो पेनक्रियाज पे इन्फ्लामेशन आने के बाद वहां की जो बीटा सेल्स हैं उनसे सिक्रीशन कम हो जाता है, और हम ये सारी प्रक्रिया जो आपने समझी अभी तक, इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज ब्लड सेल के अंदर नहीं जाएगा और ब्लड में बढ़ने लगेगा और आपको डायबिटीज हो जाएगी। तो यस रूट कॉज क्या है? इन्फ्लामेशन। तो अब इलाज की अगर हम बात करें तो हमें कारण पता चल गया। किसी भी बीमारी को ठीक करने का एक ही तरीका है कि हमें उसका कारण पता चल जाए तो उसका निवारण किया जा सकता है। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे पैर में कांटा चुभा है जिसकी वजह से मुझे दर्द है, तो मैं उस कांटे को निकाल दूंगा और मेरा दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, मुझे दर्द की दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कारण पता चल गया कि इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो उसको कैसे दूर किया जाए। तो सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं, उसके बाद में लाइफस्टाइल कैसे सुधारी जाए। देखो, इसमें डायबिटीज की बीमारी में स्पष्ट बताऊं, 50% योगदान है आपके प्रोडक्ट्स का और 50% योगदान है आपके लाइफस्टाइल का। जब तक दोनों चीजें आप नहीं करेंगे, शुगर की बीमारी ठीक नहीं होगी। लेकिन जैसे ही दोनों चीजें करेंगे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं 21 दिन में आपकी शुगर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, केवल 21 डेज में। लेकिन दोनों काम करने पड़ेंगे, आपको प्रोडक्ट्स का जो इस्तेमाल भी करना पड़ेगा और साथ में अपनी लाइफस्टाइल को भी सुधारना पड़ेगा। तो पहला हम पार्ट लेते हैं प्रोडक्ट्स का।
कि हमें कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, फिर बताऊंगा कि हमें लाइफस्टाइल कैसे सुधारना है, क्या चेंज करना है। तो पहला रीजन देखिए दोस्तों, पहला बीमारी का रूट कॉज पता चल गया, इन्फ्लामेशन। और सबको पता है, पारस जी को भी पता, हम सबको पता है, हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो सूजन उतारने के लिए धरती पे सबसे बेहतरीन चीज है, कुरकुमिन। कुरकुमिन। बिल्कुल सही बात है पारस जी, 100% कुरकुमिन। इसीलिए हम अपने घरों में हल्दी खाते थे यार, इसीलिए हल्दी खाने का कल्चर था कि अगर आप हल्दी खाते रहेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल डिजीज होंगी ही नहीं। आपके शरीर में पूरे दिन जो भी सूजन वाली समस्या आती रहेंगी, आप डेली हल्दी इस्तेमाल करते रहेंगे तो शुगर, बीपी, कैंसर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम ये होंगी ही नहीं, अगर रोजाना हल्दी खाई जाए तो। लेकिन आज हो क्या रहा है कि हम हल्दी कैसे खाते हैं, हम 5 आदमियों का परिवार है, सब्जी बनाते हैं, उसमें आधी चम्मच हल्दी डालते हैं। क्यों डालते हैं? खाली रंग करने के लिए, दाल का रंग अच्छा आ जाए, सब्जी का रंग अच्छा आ जाए, केवल इस पर्पज से हम हल्दी खाते हैं। हल्दी खाने का कुदरत ने हमारे घर में हल्दी का इसीलिए डेली का कल्चर बनाया था कि अगर आप रोज हल्दी खाएंगे तो आपको कोई शुगर बीमारी नहीं हो गई। लेकिन आज लोग हल्दी नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि हल्दी इस धरती की सबसे अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी है। क्यों अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी है हल्दी? क्योंकि हल्दी के अंदर एक प्राकृतिक स्टीरॉइड पाया जाता है जिसका नाम है कुरकुमिन। कुरकुमिन एक धरती का प्राकृतिक स्टीरॉइड है जो भगवान ने बनाया, और इसकी खास बात है कि इस धरती का सबसे अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर में जहां भी सूजन है, पेनक्रियाज पे सूजन है, हार्ट पे सूजन है, ज्वाइंट्स पे सूजन है, जहां भी सूजन है ये उसको कम करेगा, और जैसे ही सूजन कम होगी तो बीमारी का रूट कोज खत्म होगा और बीमारी ठीक होने की तरफ बढ़ने लगेगी। तो सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है आपको इस्तेमाल करना वो है कुरकुमिन पावर। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, आपको इसको गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको क्या इस्तेमाल करना है? शुगर को कम करने के लिए, ग्लूकोज का इंटेक बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है, जैसे जामुन, नीम, करेला, गुड़मार। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंटेक सेल्स के द्वारा बढ़ाती हैं, उसके लेवल को कम करती हैं। ये प्राकृतिक चीजें हैं, भगवान ने बनाई हैं। नीम, करेला, जामुन, गुड़मार, ये सारी चीजें, इन सबको मिला के हमने 2 स्पेशल प्रोडक्ट तैयार किए हैं। विजयसार, शिलाजीत, इन सबको मिला के हमने 2 प्रोडक्ट तैयार किए हैं, डाइबालेक्स टैबलेट और डाइबालेक्स सिरप। तो आपको डाइबालेक्स टैबलेट और डाइबालेक्स सिरप लेना है खाने से आधा घंटा पहले। 20-20 ml डाइबालेक्स सिरप लेना है, एक एक टैबलेट डाइबालेक्स की लेनी है खाने से आधा घंटा पहले, दिन में 2 बार, दोपहर को खाने से पहले और रात को खाने से आधा घंटा पहले आपको डाइबालेक्स टैबलेट और सिरप। कुरकुमिन आपको एक सुबह एक शाम को लेनी है। तो ये 3 चीजें हो गई, ये तो होगी बीमारी का रूट कोज खत्म करने के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि शुगर के पेशेंट को एनर्जी चाहिए, एनर्जी। देखो कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करे तो लॉजिक के साथ इस्तेमाल करे कि क्यों दे रहे हैं, आंख बंद करके नहीं। हमें एनर्जी चाहिए, क्यों? उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, उसको थकान महसूस हो रही है, उसको थकावट रहेगी, एनर्जी। तो एनर्जी कम कर हो गई है उसकी, तो उसको बढ़ाने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए प्रॉपर, और न्यूट्रिशन के लिए अपना सबसे बढ़िया है व्हीट ग्रास जूस, व्हीट ग्रास, है ना। तो उसको 20-20 ml सुबह शाम खाली पेट और रात को खाने से पहले या रात को सोते वक्त बिल्कुल 20-20 ml व्हीट ग्रास आपको एक गिलास हल्के गुनगुने पानी में डाल के प्रयोग करना है। तो ये 4 चीजें तो हो गई कंपलसरी उसकी, कुरकुमिन, शुगर फिट या डाइबालेक्स टैबलेट, डाइबालेक्स सिरप और साथ में व्हीट ग्रास जूस जो आपको देना है। अब बात करते हैं कि शुगर के और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो शुगर के दोस्तों क्या होता है, जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लगती है, सभी अंगों पे लोड बढ़ने लगता है, तो बहुत सारे इसकी 3 इसके लक्षण बताए थे, ऐसे ही 3 इसके कॉम्प्लिकेशन है। शुगर के 3 ही कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से शुगर को कंट्रोल करना चाहिए। अदरवाइज मान लो ब्लड में घूम रहा है तो क्या दिक्कत है, घूमने दो। लेकिन जब घूमता रहता है तो वो हमारे अंगों को खराब करने लगता है, और 3 कॉम्प्लिकेशन आते हैं। सबसे पहला है नेफ्रोपैथी, दूसरा है न्यूरोपैथी और तीसरा है रेटिनोपैथी। ये 3 कॉम्प्लिकेशन है जो शुगर के आते हैं। 3 लक्षण थे जो आपका शरीर बताएगा, 3 कॉम्प्लिकेशन आएंगे। सबसे पहला है रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी मतलब हमारी जो आंखें हैं उसकी रेटिना है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, शुगर भरा हुआ है उसमें, तो हमारी सबसे पहले रेटिना को खराब करने लगता है, आदमी को धुंधला दिखना लग जाएगा, उसकी आंखें कमजोर होने लग जाएंगी। ये कॉम्प्लिकेशन है, समझ जाओ कि शुगर कंट्रोल नहीं हुआ बहुत दिनों तक, जब जाके कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो पहला आएगा रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी समझ गए, आंखों की कमजोरी। दूसरा आएगा न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब हमारी जो नसें हैं, धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है तो हमारी नसें कमजोर हो जाती हैं, हाथ पैर सो जाते हैं, जैसे झन झन करने लगेंगे, पैर जैसे सो जाएंगे, पैरों के तलवे में जलने लगेगा। तो समझ जाओगे इसकी शुगर कई दिनों से कंट्रोल। कई बार आपके पास पेशेंट आएंगे पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया लेके नहीं आएंगे, उन्होंने गौर नहीं किया उस समय, वो तो अब आएंगे जब 3 कॉम्प्लिकेशन आपके पास आ जाएंगी तब आएंगे। वो आपको बोलेंगे सर आंखों की रोशनी कम हो रही है, पैर के तलवे जलते रहते हैं, है ना। तब तब वो आपके पास आएंगे, कमजोरी बहुत रहती है,
तब आपको समझना है कि इसकी शुगर बढ़ी थी और बहुत दिनों तक लगातार बढ़ी रही, इसने कंट्रोल नहीं किया, तो अब इसको एक कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो गए। दूसरा है, पहला है रेटिनोपैथी, दूसरा न्यूरोपैथी और तीसरा है नेफ्रोपैथी। नेफ्रोन बोलते हैं किडनी की छलनी को। तो जब किडनी क्या करती है, एक समय तक तो किडनी छानती है शुगर को, कितना छानेगी, धीरे धीरे उसकी छलनी खराब होने लगती है और इसको बोलते हैं नेफ्रोपैथी। किडनी खराब होने लगेगी, किडनी अपना काम करना कम कर देगी, इसको बोलते हैं नेफ्रोपैथी। यस। तो ये तीन कॉम्प्लिकेशन दोस्तों आपको आएंगे, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी। जब ये तीनों कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे तो समझना कि शुगर एक काफी समय तक, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल हो गया है, आपके ब्लड का शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, आपने उसको कंट्रोल नहीं किया। तो ये तीनों कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो अब हमें ट्रीटमेंट पे आ रहे थे, तो जो 4 चीजें देनी, उसके अलावा अश्वगंधा टैबलेट, अश्वगंधा टैबलेट जोड़नी है कि जो क्यों न्यूरोपैथी, इसमें न्यूरोपैथी ज्यादा होती है, हाथ पैर के तलवे जलते रहते हैं, हाथ पैर सो जाते हैं, झन झन करते हैं, तो सबसे अच्छा जो नर्वाइन टॉनिक है, नसों को मजबूती करने वाली चीज है, वो है अश्वगंधा। तो ऐसे में उस पेशेंट को आप अश्वगंधा की एक टैबलेट सुबह शाम, शुगर वाले पेशेंट को ऐड करेंगे तो उसकी नसें मजबूत होंगी, है ना। उसके अलावा यस। आप उसकी किडनी का जब उसको डिसफंक्शन होने लगे हैं, किडनी के नेफ्रॉन की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसकी छलनी को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया चीज अपने प्रोडक्ट में है, वो है सुपरबेरी। सुपर जब भी बेरी। कॉम्प्लिकेशन आ, अगर नॉर्मल साधारण अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आए, तो जो मैंने 4 चीजें बताई उसको देके भी काम चला सकते हो, अगर पेशेंट की पेइंग कैपेसिटी कम है तो। लेकिन साथ में अगर ये ऐड करेंगे तो उसके जो उसके अंदर अंगों पे जो नुकसान हो रहा है शुगर का, उसको भी आप रोक देंगे। तो किडनी का फंक्शन इंप्रूव करने के लिए हमारे पास सुपरबेरी है, जो किडनी को बचाएगी। अश्वगंधा है, जो आपकी नसों को बचाएगी। और आंखों के लिए आप स्पेशली, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, स्पेशली आंखों के लिए आपको न्यूट्रिशन दे सकते हैं, या अपनी अलोई ज्योति आप है वो आई ड्रॉप डालने के लिए दे सकते हैं, ताकि उसकी आंखें भी हेल्दी रहें, आंखों को भी न्यूट्रिशन मिलता रहे। और स्पेशल आंखों के लिए जो नेत्र शक्ति हमारा जो ड्रॉप है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही नेत्र शक्ति कैप्सूल जो एक आया था, उसको हम फिर से दोबारा लेंगे, ताकि आंखों को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल सके। मिल तो इस तरह सके। करके पूरा एक कंप्लीट एक कोर्स बन गया। आपने हर चीज कवर की इसमें, आपने शुगर को कारण भी कवर किया, आपने उसके कॉम्प्लिकेशन को भी कवर किया, आपने उसका न्यूट्रिशन को भी कवर किया। तो इस तरह करके डायबिटीज के व्यक्ति को आप ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करा दे सकते हैं। सकते हैं। सर, हमने ये भी सुना है कि गिलोय जो है इंसुलिन को बनाने में जी सहायक जी सिद्ध करता है, तो इसमें जी गिलोय भी बहुत अच्छा काम करेगा। जी जी। अब मैं उसी पे आ रहा था। तो ये सारी चीजें जो आपको कंपलसरी देना है, इसके अलावा और चीजें जो हम उसके लिए एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं? ताकि उसकी डायबिटीज को हम बहुत अच्छे से कवर कर सके। तो 2 टैबलेट और हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, एक है गिलोय और एक नीम टैबलेट। अगर पेशेंट की पेइंग कैपेसिटी अच्छी है तो गिलोय अपने आप में, डायबिटीज को बिल्कुल सही बताया आपने, इंसुलिन को सीक्रेट कराने में एक बहुत अच्छा योगदान है। तो गिलोय टैबलेट और साथ में नीम टैबलेट, ये दोनों अगर आप ऐड कर सकते हैं, पेशेंट की पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, तो गिलोय एक एक टैबलेट और साथ में नीम एक एक टैबलेट, ये दोनों अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी जो है कंप्लीट, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट आएंगे, पेशेंट जल्दी आपका रिकवर होना शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाए। तो ये तो है तो ट्रीटमेंट जो हमने दिया एलेक्स के प्रोडक्ट से। जब आप इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो आपको तो कितनी हम भी पुरानी कोई भी शुगर की गोलियां खा रहा है, कोई इंसुलिन ले रहा है, तो उसका जो 1 महीने के अंदर अंदर उसकी सारी दवाइयां बंद हो जाएंगी, उसका इंसुलिन छूट जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक ही बात बताई दोस्तों, समझने की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको प्रोडक्ट समझ में आ गए। अब आधा काम करेंगे प्रोडक्ट्स, आधा काम करेगी लाइफस्टाइल। अगर आपकी लाइफस्टाइल वैसी ही है, आपकी लाइफस्टाइल खराब है और साथ में आपने प्रोडक्ट ले लिया, तो केवल 50% काम होगा, नहीं होगा। लाइफस्टाइल क्या आपकी खराब है? आपको रात को 10 बजे आप खाना खा रहे हैं, आप सुबह शाम दूध पी रहे हैं, आप सुबह शाम छाछ पी रहे हैं, आप मिठाइयां खा रहे हैं, आप रात को लेट नाइट सो रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, तो आपकी शुगर कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगी, कभी ठीक नहीं हो सकती। तो इसका क्या तो लाइफ स्टाइल हो सकता है? क्या उसका लाइफस्टाइल हो सकता है, क्या उसको खाना है? एक स्पेशल एक डाइट चार्ट है, देखिए दोस्तों, उस पे हम बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए सुबह से लेकर रात को सोने तक। आपको बता देता हूं कि ये प्रक्रिया आपको करनी है। अगर वो प्रक्रिया कोई करेगा तो तीसरे दिन ही, फ्रॉम द थर्ड डे, लंबी बात नहीं कह रहा, आज मीटिंग है, करके देखना, तीसरे दिन ही आप बताएंगे कि उनकी डायबिटीज रिवर्स होना शुरू हो गई, फ्रॉम द थर्ड डे। तो क्या करना है? सुबह उठते ही, देखिए सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आपको सुबह उठना है, सुबह उठने का जो सही समय है वो क्या है? सूर्य उदय के समय तुरंत हमें उठ जाना चाहिए। ये सिंबल है, प्रकृति ने सिंबल दिया, घड़ी की जरूरत नहीं है। घड़ी तो बाद में इंसान ने बनाई है, भगवान ने सिंबल बनाया कि जैसे सूर्य उदय हो, वो हमारे उठने का समय है, सूर्य की पहली किरण के साथ हमें उठ जाना चाहिए, यह सिंबल है प्रकृति का। तो जैसे सूर्य उदय हो हमें उठ जाना चाहिए, उसके बाद नहीं सोना चाहिए। तो सूर्य उदय के समय आप उठे, उठने के बाद क्या क्या आपको करना है? ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में क्या करना है? 3 स्टेप पे बात करेंगे। पहली बात मैं आपको एक बता दूं, ब्रेकफास्ट में हमें क्या करना है, सुबह से लेके 12 बजे तक,
सुबह से लेके 12 बजे तक केवल हमें फल खाने, फल, फ्रूट खाने, फ्रूट्स। एक चीज यस, बता दूं दोस्तों, कई लोग बोलते हैं सर मीठे फ्रूट, कोई भी मीठा फ्रूट, कोई भी कुदरत ने जो चीज मीठी बनाई है ना, वो आपके ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाएगी। क्यों नहीं बढ़ाएगी? क्योंकि जो हम आर्टिफिशियल मीठा खाते हैं उससे बनता है ग्लूकोज, और जो फ्रूट्स खाते हैं उससे बनता है फ्रक्टोज। यस, जब फ्रूट्स का जो मीठापन है वो है फ्रक्टोज की वजह से। एक बहुत शानदार चीज है फ्रक्टोज, वो हमारी सेल्स में एब्जॉर्ब बहुत क्विकली हो जाता है, उसको उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ाते हैं फ्रूट्स, फ्रक्टोज मिलता है, फ्रक्टोज। तो पहला काम एक ही करना है कि सुबह से लेकर 12 बजे तक केवल एक चीज खानी है, फल खानी है। अब कौन से फल खाने हैं? 4 तरह के फल खाने हैं, कोई भी 4 तरह के फल जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, सेब, संतरा, अंगूर, चीकू, पपीता, जो आपको, जो आपके सीजन के हिसाब से, जो आपके जहां आप रहते हैं उसके हिसाब से जो फ्रूट्स अवेलेबल हो, हमें पहला काम फल खाने हैं। कितने खाने हैं? 4 तरह के फल खाने हैं। कौन से फल खाने हैं? 4 तरह के फल खाने हैं। 4 तरह कई के। लोग बोलते हैं क्या मीठे फल भी खा सकता हूं? बिल्कुल खा सकते हैं जी। आम, आम का सीजन आने वाला है, आप खुश हो जाइए दोस्तों, और शुगर के हुँ, पेशेंटों को भी खुश कर दीजिए, आम खाइए आप दबा के, आम। शुगर के यस, पेशेंट, कई कई बार मेरे को शुगर के पेशेंट मिलते हैं पारस जी, एक ही बात बोलते हैं, सर डॉक्टर्स ने तो आम बंद करा रखा, 10 साल हो गए आम नहीं खाया। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, भाई साहब पिछले 10 साल का रिकॉर्ड एक महीने में तोड़ दो। पिछले 10 साल में जितने आम खाने थे ना, वो इसे एक महीने में खा लो, आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। यस, यस। जो जो अच्छा, भी मीठे, अ, स जो भी मीठे जी। इसमें मतलब फल-वूल खाने का एक लिमिट है या फिर कितना भी खा सकता है, ऐसा हाँ हाँ, मैं कुछ? वही बता रहा हूँ सर। अगर देखिए, तो पहली बात तो कि हमें फल खाने हैं, लगभग रोजाना 4 तरह के फल खाने हैं, अलग अलग तरह के 4 फल लेने हैं। अब इसकी बात करते हैं कितना खाना है। अगर देखिए, अगर आप फल को नॉर्मल खा रहे हैं, जैसे हम सब रोज खाते हैं, कोई सेब खाता है, हम थोड़ा अंगूर खा लिया, थोड़ा चीकू, अगर आप फल को एक मात्रा में खाएंगे, लिमिटेड मात्रा में खाएंगे, तो आपके भोजन का काम करेगी। अगर फल की एक निश्चित मात्रा है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, अगर उस मात्रा में या उससे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको मेडिसिन का काम करेगी, आपकी बीमारी को ठीक करने का काम करेंगे। यस, यस। तो कैसे करना है? हमें फल खाने हैं, 4 तरह के फल खाने, और कितने खाने हैं? आपका जितना वजन है, जैसे आपका जितना वजन है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति का 70 किलो वजन है, तो 70 के आगे एक जीरो लगा दो। 50 किलो वजन है तो 50 के आगे एक जीरो लगा दो। 60 किलो वजन है तो 60 के आगे एक जीरो लगा दो। अगर 70 किलो का है तो कितना हो गया? 700। तो 700 यस। ग्राम उसको फल खाने हैं। 700 ग्राम मिनिमम है, मिनिमम कट। 700 ग्राम से अगर थोड़ा सा भी 10 ग्राम भी कम खाएगा तो भोजन का काम करेगा, फिर वो बीमारी ठीक नहीं करेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। 700 ग्राम उसको फल खाने हैं। 700 ग्राम से और ऊपर वो कितने भी खा सकता है, 700 ग्राम से 1 किलो खाए, 2 किलो खाए, उसकी मर्जी। अच्छा, मिनिमम उसको 700 ग्राम, मैं 70 किलो व्यक्ति का लेके चल रहा हूँ, 70 किलो वाले व्यक्ति का मिनिमम उसको 700 ग्राम फल खाने हैं। और 700 ग्राम का मतलब है कि जब वो खाने लायक हो, कई बार हम क्या करते हैं, हम केला ले आए, केले को तोला 200 ग्राम का है, लेकिन जब उसका छिलका हटाया, सब कुछ हटाया, तो 50 ग्राम ही निकला। हुँ, हुँ। तो तो जो आपकी प्लेट में जो खाने लायक जो जितना फल होना चाहिए, वो मिनिमम 700 ग्राम होना चाहिए। तो आपको फल खाने हैं, 4 तरह के लेने हैं, मिनिमम 700 ग्राम लेना है 70 किलो वाले व्यक्ति के लिए। 100 किलो वाला व्यक्ति है तो उसको 1000 ग्राम लेने हैं। 120 किलो वाला का तो 1200 ग्राम लेने हैं। 60 किलो वाला है तो 600 ग्राम लेने हैं। तो उसको फल लेने हैं, छोटे छोटे पीसेज में, इतने इतने पीसेज में उसको काटना है, एकदम बहुत ज्यादा बड़े बड़े पीस में नहीं खाना है, छोटे छोटे पीस में काटना है, प्लेट में भर लो और उसको चबा चबा के उसको खाना है। और दोपहर 12 बजे तक उसको केवल फल खाने, मिनिमम 700 ग्राम, और मैक्सिमम कितने भी खाए, फल खाता रहे, 12 बजे तक उसको फल खाना। यानी कम अ, यानी कम फल खाने से, यानी हम हाँ, अगर अपने वज़न के अनुसार अगर हम हाँ, उसे कम खाएँगे तो हमारा वो भोजन हो जाएगा और उससे उसको भोजन हो शुगर जाएगा। शुगर लेवल बिल्कुल बढ़ सही बात। सकता है और वो हम ज़्यादा बढ़ेगा तो नहीं, पर वो खाएँगे। ठीक भी नहीं करेगा। अच्छा, वो अच्छा। बढ़ेगा नहीं, पर वो ठीक भी नहीं करेगा आपकी शुगर को। वो आपके बस भोजन है, जैसा आप भोजन कर रहे हैं वो भोजन है आपका, है ना? यस, यस। यानी हमें लेकिन हमेशा जब भी हाँ, खाना है आयुर्वेद के रूप में अपने वज़न के अनुसार खाना है, इससे हमारा नॉर्मल होगा। जी, तो आपको वजन से 10 गुना उतना ग्राम कर लो, उतना फल खाएँगे तो आपको ट्रीटमेंट का काम करेगा। तो ये तो यस, होगी ब्रेकफास्ट की। उसके बाद बात करते हैं लंच की। लंच लंच में हमें क्या करना है? दोस्तों लंच में हमें, आपको क्या करना है? सीधा सा सिद्धांत बता दूँ, 2 प्लेट ले लो। यस। 2 प्लेट अपने लंच के लिए तैयार करो, 2 प्लेट ले ली। प्लेट नंबर 2, पहले प्लेट नंबर 2 पे बात करते हैं। प्लेट नंबर 2 में क्या करना है? आपको वो सब कुछ रखना है जो आपको पसंद है। क्या पसंद है? आपको पसंद है छोले भटूरे, आपको पसंद है पूरी भाजी, आपको पसंद है रोटी सब्जी, आपको पसंद है चावल, आपको पसंद है राजमा, आपको पसंद है जो भी पराठा, जो भी आपको हाँ, पसंद हो, हाँ। जो भी आप खाना जो आपके घर में बन रहा है लंच के समय में, वो प्लेट नंबर 2 में सजा दो।
जितना भी खाना है भर लो उसमें, छोले भटूरे, पूरी सब्जी, चावल, राजमा, जो भी आपको खाना है आप प्लेट 2 में रख लिया। प्लेट 1 में क्या करना है, प्लेट 1 में क्या करना है, आपको अपने वजन से को 5 से गुना करना है। जैसे 70 किलो वाला व्यक्ति है, उसको 5 से गुना करेंगे, कितना हो गया, 350 ग्राम, 35। 350। तो 350 ग्राम उसको क्या करना है, 4 तरह की कच्ची सब्जी लेनी है, कोई भी सब्जी, खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, चकुंदर, जो भी कच्ची खाने वाली सब्जी है, 350 ग्राम कच्ची सब्जी लेनी है। छिलके उलके हटाने के बाद 350 ग्राम होना चाहिए, और उसको प्लेट 1 में रख लो। यस। बस मिनिमम 350 ग्राम, ज्यादा आप कितना भी रख सकते हो। 350 ग्राम कच्ची सब्जी प्लेट 1 में, और दूसरी प्लेट में आपका जो खाने के लिए आइटम है वो। अब आपको क्या करना है, पहले प्लेट 1 खत्म करनी है, वो पहले प्लेट 1 में एक भी टुकड़ा नहीं बचेगा, तब आप प्लेट 2 पे जाना है। बस ये अच्छा सिद्धांत अच्छा। है। पहले प्लेट 1 फिनिश करो और फिर प्लेट 2 पे टूट पड़ो, खाओ आपको जो भी पसंद हो, छोले भटूरे, जो भी, वेज होना चाहिए, नॉन वेज नहीं, वेज। अच्छा, वेज में जो भी आप खाना चाहते खा सकते हैं, लेकिन पहले प्लेट 1 फिनिश करनी पड़ेगी, बस। तो ये हमारा डाइट हो गया, मतलब हाँ, अपने जीवन दिनचर्या डाइट के साथ। दिनचर्या, ये आपकी दिनचर्या है। पहले इंसान, पारस जी, पहले इंसान क्या है, कच्चे फल, कच्ची सब्जी, ये सब खाता था, और यही हमारे शरीर बना ही उस चीज के लिए है। कुक्ड फूड तो बाद में हम खाने लगे, हमारा शरीर बना ही इसके लिए है। तो आपको क्या यस करना, यस। प्लेट 1 पहले फिनिश करनी। कई लोग मेरे को बोलते हैं, सर एक काम कर लूं तो पहले प्लेट 2 खा लूं, है फिर प्लेट 1, पहले प्लेट 2 खा लेता हूं। आप कहोगे प्लेट 1 भी खा लूंगा, बाद में खा लूंगा, पूरी खा लूंगा। अगर आप इसका उल्टा करोगे तो परिणाम ही उल्टा मिलेगा, शुगर लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाएगा दोस्तों, फिर मुझे मत बताना। यस अगर यस। उल्टा करोगे तो परिणाम बिल्कुल उल्टा ही आएगा। पहले प्लेट 2 नहीं खानी है, पहले प्लेट 1 ही खानी है, तब फिनिश हो जाए तब प्लेट 2 पे जाना है। कई लोग बोलते हैं सर भूख तो बचेगी नहीं, फिर क्या प्लेट 2 खाएंगे, तो मत खाओ मेरे भाई, है ना। और यस यस। और 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 दूसरा कि ठीक है, आप अगर आपको भूख नहीं लग रही तो 1-2 दिन, मैंने देखा मेरे प्रैक्टिकली, मेरे पेशेंट को 1-2 दिन उनको भूख नहीं लगती, लेकिन 1-2 दिन बाद उनकी भूख इतनी बढ़ जाती है, जब ये प्लेट 1 फिनिश करते हैं तो प्लेट 2 भी वो जमा के खा पाते हैं, अपने मनपसंद खाना वो खा पाते हैं, कोई उनके लिए परहेज नहीं है, यस है ना। यस। तो आपको 2-3 दिन बाद ऐसा हो जाएगा, 3 दिन बाद ही। उसके बाद बात करते हैं फटाफट डिनर के ऊपर। तो डिनर पे भी आपको क्या करना है, सेम एज इट इज लंच का जैसा करना है। 2 प्लेट तैयार करनी है, एक प्लेट में जो आपको खाना है वो जो आपके घर पे बना है, और प्लेट 1 में आपको क्या करना है, वही कच्ची सब्जियां, 3-4 तरह की कच्ची सब्जी जो भी आपको पसंद हो वो काट लेनी है, और प्लेट 1 में रखनी है, वजन से 5 गुना करके। 350, 70 किलो वाले व्यक्ति के लिए 350 ग्राम, तो 350 ग्राम कच्ची सब्जी, साथ में फिर आपकी प्लेट 2 में जो घर पे खाना बना है वो। तो पहले प्लेट 1 फिनिश करें, फिर प्लेट 2 फिनिश करें, ये आपको काम करना है। यस। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों जब आप इस तरीके से करेंगे दोस्तों, करके देख लेना, प्रैक्टिकल करके देखना। वो लंबी चौड़ी मैं नहीं कह रहा कि 6 महीने करना है। आज आप शुरू करो, किसी शुगर के पेशेंट को पकड़ो और इस तरीके से करो, 3 दिन बाद बताना कि सर क्या हुआ। तो ये तो बात थी कि क्या हमें खाना है। उसके अलावा अब क्या नहीं खाना है, 3 चीजें हैं बस जिस पे फोकस करना है कि क्या हमें नहीं खाना है। पहली चीज आपको जो नहीं खानी है वो है कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाना है, नो एनिमल प्रोडक्ट। जो विशेष ध्यान रखना है शुगर के पेशेंट को, बस कि पशुओं से मिलने वाली कोई चीज नहीं लेनी है, चाहे दूध हो, चाहे दूध से बनी चीजें हो, चाहे चिकन हो, चाहे मटन हो, चाहे मछली हो, चाहे अंडे हो, जो भी चीज हमें पशुओं से मिलती है वो इस्तेमाल नहीं नहीं करना। करना। तो होता क्या, देखो, मैं, कई लोग मेरे आज तक मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ क्यों क्यों दूध नहीं पीना है। कई लोग बोलते हैं सर दूध क्यों नहीं पीना है, तो मैं आपको एक ही बात बता दूं, जो हमारी पेनक्रिया, देखो आज उसका आपको लॉजिक बता देता हूँ कि क्या लॉजिक है, क्यों दूध के लिए मैं मना कर रहा हूँ। दूध हाँ। और दूध से बनी चीजें क्या होता है, दूध का जो प्रोटीन है ना, दूध का जो प्रोटीन है, अगर उसका उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह लगभग एक छल्ले नुमा स्ट्रक्चर उसका होता है, 5 छल्ले उसके अंदर होते हैं। उसका जो केमिकल, जो उसका स्ट्रक्चर आप बारीकी से देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आप देखेंगे, तो दूध का जो प्रोटीन है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें 5 छल्ले होते हैं, समझने की कोशिश करना। और क्या है, हमारी जो पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स है जो इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, बीटा सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी लगभग वही उस तरह के 5 रिंग जैसा होता है। समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। अब होता क्या है, जब हम इस्तेमाल करते हैं दूध इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर की जो एंटीबॉडीज हैं, जो हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम है, वो इस दूध के प्रोटीन पे काम करते हैं, क्योंकि हमारे अब्जॉर्बेबल नहीं है, वो इस पे एक्शन करती हैं। और इस एक्शन के चक्कर में मान लो हम्म। आपके शहर में, झारखंड में कोई आतंकवादी घुस जाए, समझने की कोशिश करना, यस। आतंकवादी घुस जाए, एक चौकी से घुस गया वो अंदर, उस चौकी वालों ने उसको क्या किया, उसको पकड़ नहीं पाए, लेकिन उसकी वेशभूषा देख ली, उन्होंने देख लिया कि उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, हम्म। उसकी दाढ़ी थी। उसने क्या किया, सारी चौकी में फोन कर दिया कि सर एक ऐसा ऐसा आतंकवादी घुस गया है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, उसको मार दो।
उसने पहचान क्या बताई? बड़ी बड़ी मूछें हैं। अब होगा क्या, उसने एक ही बात बताई, बड़ी मूछें हैं। अब पुलिस वालों को जो भी बड़ी मूछ वाला दिखेगा उसकी गोली मार देंगे। यही हो सकता है आतंकवादी, क्योंकि उसने पहचान बताई कि बड़ी मूछ वाला है जी, बहुत बड़ी बड़ी मूछें हैं। अब रिस्क ये हो गया कि सारे बड़ी मूछ वालों को खतरा हो गया। यस यस। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ होता है, जब हमारी वो प्रोटीन के चक्कर में क्या करते हैं, हमारी जो सेल्स हैं, डिफेंस सेल्स हैं, वो बीटा सेल्स पे भी काम करते हैं, क्योंकि उनका दोनों का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा है। यस यस। तो वो उस प्रोटीन के चक्कर में उस पे भी काम करने लगते हैं, उसको और ज्यादा उसको मारने की कोशिश करते हैं। और पहले ही बीमारी ये है कि वहां से पेनक्रियाज की बीटा सेल्स हैं, वो मर नहीं रही हैं, वो मतलब वो सिक्रीट नहीं कर पा रही है, वो कम काम कर रही है, ऊपर से और ज्यादा उनको दबा दिया गया, तो बीमारी ठीक नहीं होगी आपकी। यस। तो हमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनी चीजें और कोई भी एनिमल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं पहला। करनी। दूसरा क्या करना है आपको, कोई भी रिफाइंड चीज, रिफाइंड, जिस शब्द के आगे लिखा हो रिफाइंड, जैसे रिफाइंड शुगर, रिफाइंड नमक, रिफाइंड तेल, रिफाइंड शब्द जिस चीज के लिए लिखा है वो इस्तेमाल नहीं करना है। यस यस। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड नमक, अपना जो राइस ब्रान ऑयल है आप देखना, वो रिफाइंड नहीं के बोलते सर, वो तो रिफाइंड तेल, और रिफाइंड तेल नहीं है। रिफाइंड बोला जाता है जो केमिकल से जो रिफाइंड किया जाता है। आपका जो तेल है फिजिकली हाथ से साफ किया गया है, फिजिकली रिफाइंड, यस हाथ से साफ किया गया तेल, और मशीनों केमिकल से साफ किया गया तेल नहीं है। जो चीज मशीनों से केमिकल से साफ की जाती है वो होती है रिफाइंड, जैसे रिफाइंड चीनी, रिफाइंड नमक, है ना। आपका जो रॉक साल्ट और रिफाइंड नहीं है, चट्टानें आती है उसको पीस दिया जाता है, वो बन गया नमक, उसमें कोई रिफाइंड नहीं किया गया, उसको कोई साफ नहीं यस। किया गया। तो अनरिफाइंड चीजें इस्तेमाल करनी है। दूसरा, तीसरा जो चीज है जो विशेष ध्यान रखता है शुगर को ठीक करने में, नेवर ईट आफ्टर 8 PM, रात को 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना किसी भी हालत में। यस। मैं आपको फिर ही बता दूं यस। दोस्तों, भगवान ने जो दिन बनाया है वो काम करने के लिए बनाया है, टूट फूट होगी शरीर में, सब कुछ होगा, और रात बनाई है रिपेयरिंग के लिए। होता क्या है, जैसे सूर्य सूर्य का प्रकाश पे आप नोटिस करें, जैसे सुबह सूर्य निकलता है हमारे कार्य करने का समय शुरू हो गया, और जैसे सूर्य अस्त होता है तो समझो कि आपका रिपेयरिंग का समय शुरू हो गया है। यस सूर्य यस। अस्त होने के पश्चात आप भोजन ना करें तो बॉडी आपको रिपेयर करना शुरू कर देगी, शुगर, ये जो इन्फ्लामेशन, सूजन, ये सारी समस्याएं रात भर ठीक हो जाएंगी, अगले दिन फिर आप काम करने के लिए फिट हो जाओगे। ऐसे हर इंसान को जो है सर 8 बजे तक खा लेना चाहिए। जी बिल्कुल, कभी बीमारी होगी नहीं उसकी। क्यों? क्योंकि जो भी करा 8 बजे बाद उसकी बॉडी को रिपेयर का टाइम मिल गया। अब होता है कि हम 10 बजे खाना खाते हैं, 11 बजे खाना खाते हैं, तो उस समय खाना खाएंगे तो जो हमारी रिपेयरिंग के जो जो हमारी सेल्स को रिपेयर करना चाहिए था वो खाना पचाने में लग जाती है, फिर से सारी मशीनरी उधर लग जाती यस यस। है ना। जब देखना कोई बड़ा मिनिस्टर मिनिस्टर आता है ना, तो सारी पुलिस उसके उसमें लग जाती है, बाकी शहर खाली रह जाता है, कुछ नहीं हो पाता वहां पर। तो बिल्कुल वैसे ही जब यस हम खाना खाते हैं तो सारी आर्मी तो वहीं पर उसको पाचन करने में लग जाती है, साला रिपेयरिंग कब होगी? 10 बजे 11 बजे खाना खाया, सुबह तक पाचन ही चलेगा, रिपेयर तो हुआ ही नहीं, सुबह फिर लग गई, उठते ही फिर पराठे लपेट दिए आपने। यस यस। बॉडी को रिपेयर करने का तो टाइम ही नहीं दिया, हीलिंग का तो टाइम ही नहीं दिया आपने। तो एक ही सिद्धांत है कि आपको रात्रि 8 बजे के बाद भोजन नहीं, सूर्यास्त होने नहीं के बाद, सूर्यास्त रखें, सूर्यास्त होने के बाद आपको भोजन नहीं करना है, नहीं। बस। दोस्तों ये काम कर लीजिए आप, सूर्योदय के समय उठिए, मैंने बताया वो ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच कीजिए और डिनर कीजिए जैसा मैंने बताया, और साथ में ये सिद्धांत का पालन कीजिए कि कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है, और रात्रि को 8 बजे बाद नहीं लेना, और कोई रिफाइंड भोजन नहीं करना है। ये काम आप करके देखिए दोस्तों, केवल और केवल 3 दिन बाद आपकी शुगर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी, फ्रॉम थर्ड डे, तीसरे दिन से। करके देखिए आपके आस पड़ोस में जो भी शुगर का पेशेंट है, उसको 3 दिन के लिए अपने घर पे ही रख लो कि भाई साहब आ जा तेरी 3 दिन में। मैं तो क्या करता हूँ, शुगर के पेशेंटों को मेरे पास बुला लेता हूँ और 3 दिन बाद उनको ठीक करके भेजता हूँ, भाई साहब आज आप बिल्कुल ठीक, आप अपने घर जाओ। यस। 3 दिन बाद उनको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, तो सर आपने अभी शुगर के बारे में बहुत शानदार जानकारी दिया, शुगर जड़ से कैसे शुगर जड़ से कैसे खत्म होगा, शुगर का डाइट चार्ट क्या होगा, लाइफ स्टाइल क्या होगा, सारे चीज आपने एक एक बारीकी से बताया। अब अक्सर मैं सर ये जानना चाहता हूँ, और हमारे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है कि शुगर का दवा खाते खाते लोगों को अक्सर बीपी बढ़ जाती है। क्या ऐसा शुगर से इसका कनेक्शन है, या फिर ये बीपी का कोई दूसरा कारण है? मतलब अक्सर मैंने ऐसे देखा है कि शुगर पेशेंट देखते हैं तो उनको बीपी का भी शिकायत अक्सर आ जाती है। तो ऐसा कोई कारण है शुगर के वजह से बीपी बढ़ जाने का? आपकी आवाज, रुकिए रुकिए मैं कर रहा हूँ। जी, वो ज्ञानेश जी। हाँ। गलती से म्यूट हो गया था जी, मैं समझ गया आपकी बात। दोस्तों ये ठीक। दोनों बीमारी एसोसिएटेड बीमारी है, और एसोसिएटेड बीमारी क्या है, समझने की कोशिश करना। जो ब्लड प्रेशर का जो बढ़ने का जो मेन कारण है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का मेन कारण है, समझने की कोशिश करना। बड़ी साधारण सी
प्रैक्टिकल सी बात है, बड़ी साधारण सी बात है। ब्लड प्रेशर क्या है? हमारा यहाँ पे एक हार्ट है, आप सबको पता है। हमारा हार्ट यस, क्या है? हार्ट क्या है? एक पंप है। ये पंप करता है, मोटर है जो पूरे शरीर में ब्लड को घुमाता है ना? अब होता क्या यस, है, मान लो ये एक नलकी है, समझने की कोशिश करना, एक नलकी, इसमें से पानी का फ्लो हो रहा है, पानी बह रहा है। अब एक नॉर्मल प्रेशर से पानी चल रहा है, ये इतनी मोटी नलकी है। अगर इस नलकी को थोड़ा भीड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? बंद हो जाए, प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा बढ़ या नहीं जाएगा। बढ़ेगा? बढ़ेगा यस, ना? बस यही यस, है ब्लड प्रेशर। हमारी जो ब्लड वेसल्स है, हमारी एक मोटर है, ये हमारे ब्लड में, मोटर पूरे शरीर में ब्लड को घुमाती रहती है, नल की ऐसे ही उसमें घूमता रहता है। और ब्लड प्रेशर कब बढ़ जाता है? जब किसी कारण से नल की का जो रिंग का जो साइज है वो भीड़ा हो जाता है। मतलब सिकुड़ और जाता भीड़ा है। क्यों हो जाता है? जब वो नैरो हो जाती है, भीड़ा हो जाता है, नैरो हो जाती है, तो क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। और क्यों हो जाती है? उसका कारण है कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई। जब वो चिकनाई जब अंदर जमती जाती है, जमती जाती है, जमती जाती है, और इसका स्पेस है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, नहर हो जाएगा। ये पहले ऐसा था, जब अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हुआ तो ये भीड़ा हो गया, और भीड़ा हो गया तो प्रेशर बढ़ बढ़ गया। गया। और वो क्यों हो जाता है? जब हमारे शरीर में जो जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, समझना, दोनों आपस में रिलेटेड सी चीजें हैं। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है तो साथ ही साथ शरीर में एनर्जी नहीं मिलती, तो क्या करता है हमारे शरीर के हमारा शरीर खुद काम करने लगता है। हमारा शरीर क्या करता है? एनर्जी देने के लिए और ज्यादा हमारे जो कोलेस्ट्रॉल, जो जो फैटी एसिड्स हैं, उनको रिलीज करना शुरू कर देता है। यस, फैटी एसिड्स को रिलीज करना शुरू कर देता है ताकि इसको एनर्जी मिले। तो वो फैटी एसिड्स जो है, जो कोलेस्ट्रॉल, जो चिकनाई आप बोल सकते हैं, वो ब्लड में ज्यादा बढ़ने लगती है। ज्यादा बढ़ने लगती है तो वो चिकनाई वहां पर जमना शुरू हो जाती है, और जमना शुरू होती है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है। और यस, दोनों कोरिलेटेड है। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एक चीज और समझना, दोनों एक दूसरे को फिर बढ़ाती हैं। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? एक तो यहाँ को नैरो करेगा, दूसरा, जैसे इंसुलिन आएगा, पहले ही कम आ रहा है इंसुलिन, और जैसे इंसुलिन आएगा तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, उस इंसुलिन को पकड़ लेता है, उसको भारी कर देता है, उसको हैवी कर देता है, और वो शरीर, वो सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इंसुलिन आने यस, के बावजूद, इंसुलिन आ गया, पेनक्रियाज में इंसुलिन निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो सेल्स में फिर नहीं जा पाएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल उसके ऊपर चिपक जाएगा, उसको हैवी कर देगा, और वो अंदर नहीं घुस पाएगा। तो दोनों बीमारी आपस में कोरिलेट है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना इंसुलिन शुगर को बढ़ाता है, और शुगर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। तो यस, इसी वजह यस, से आप अमूमन देखा होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट है उसको ब्लड प्रेशर की समस्या भी अमूमन मिलती है। तो दोनों आपस की कोरिलेट करने वाली बीमारियां हैं। अच्छा, जी अच्छा। और अक्सर सर ये भी देखे हैं जी। कि शुगर हो जाता है, बीपी हो जाता है, और लोग जब इनका दवा सेवन करने लगते हैं तो अक्सर उनको गैस का बहुत जबरदस्त शिकायत होने लगती है। तो क्या ऐसा कुछ वजह है कि एलोपैथ दवा अक्सर खाने से गैस हो जाता है? हमने अक्सर देखा है, और खासकर शुगर बीपी दवा खाने वाले को तो 100% ही गैस हो जाता है। ऐसा जी क्या इसका भी ऐसा ही कुछ कनेक्शन है? जी जी, बिल्कुल कनेक्शन है सर। देखिए, जो भी एलोपैथिक दवाइयां हैं, चाहे वो कोई भी साल्ट हो, कोई भी एलोपैथिक दवाइयां हैं, जब वो लंबे समय तक इस्तेमाल की जाती हैं तो उससे ये गैस एसिडिटी वाली समस्या अक्सर लोगों को हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा जो सिस्टम जो भगवान ने बनाया है, हमारा जो सिस्टम, वैसे तो इस पे बहुत गहरी बात है लीवर के बारे में, अगली बार जब जूम मीटिंग करेंगे तो आपको समझाऊंगा कि कैसे दवाइयां हमारे लीवर को मारती हैं, गैस एसिडिटी करती हैं। लेकिन एक छोटा सा सिद्धांत यही है कि हमारा जो पेट है, स्टमक है, उसमें एसिड यस, भरा है। एसिड भरा है, और वो क्यों भरा है? क्योंकि कोई भी चीज हम खाते हैं तो उसको पचाने के लिए वहां पर भगवान ने एसिड भरा है। और साथ ही साथ क्या होता है, जब हम वहां पर स्पेशल एक वहां की जो सेल्स है, एसिड भगवान ने भरा है, लेकिन वो एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग तेजाब है, और उस तेजाब शरीर में और कहीं नहीं है, वहीं पर एसिड है। समझने की कोशिश करना, वहां पर एंजाइम है, वहां पर वो एसिड भरा है, और वो एसिड भगवान ने शरीर में और कहीं नहीं भरा, केवल पेट में भरा है। और उस एसिड से, ताकि वो एसिड जो है हमारी हमारी जो स्टमक की जो लेयर है उसको वो खराब ना कर पाए, उसको ना जला पाए, इसलिए भगवान ने वहां पर कुछ एंजाइम, कुछ प्रोटेक्टिव लेयर बनाई है। उसमें एक एंजाइम पाता है जिसका नाम है कोक्स 1। कोक्स वन। कोक्स 1 नाम का एक एंजाइम है जो आपके उस एसिड से आपकी लेयर को बचाए रखता है, ताकि आपका जो खराब ना हो। तो होता क्या है, जो भी एलोपैथिक दवाइयां हम इस्तेमाल करते हैं उनसे क्या होता है, हमारा जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, कोक्स 1 नाम का जो चीज है, एंजाइम है, तो जो एलोपैथिक साल्ट्स के इस्तेमाल करने से, लंबे समय तक पेन किलर्स या ये दवाइयां इस्तेमाल करने से, वो कोक्स 1 एंजाइम धीरे धीरे कम होने लगता है, प्रोटेक्टिंग जो लेयर है वो कम होने लगती है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो एसिड है वही हमारी जो स्किन है, जो हमारी जो स्टमक की लेयर है, उस पर जलन करने लगता है, एसिड बनाने लगता है, ज्यादा आपको जलन होने लगेगी, आपको गैस, एसिडिटी और ये सारी समस्याएं
होने लगती हैं। कारण कि हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव एंजाइम है जो भगवान ने हमारे बनाए हैं, वो एलोपैथिक दवाइयां उनको मार देती हैं और जिस वजह से हमें गैस एसिडिटी की समस्या होने लगती है। होने लगती है। जी। तो तो अगर ऐसा गैस वगैरह की बहुत ज्यादा समस्या किसी व्यक्ति को अगर है, तो हमारा कौन सा एलेक्स का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें? फील्ड में बहुत सारे लोग भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। इस दौड़ भाग जिंदगी में लगभग गैस की बीमारी लगभग बहुत सारे लोगों को होती है। तो इस पे बेस्ट प्रोडक्ट क्या हो सकता है एलेक्स का, जी, जिससे वो देखिए स्वस्थ रहे? दोस्तों, और जी, जी पारस जी, देखिए सबसे पहले आयुर्वेद का जो अगर फाइनल ईयर में आयुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं, बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, तो एक ही चीज बताई गई है आयुर्वेद में, सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते। सभी यस, रोग मंद अग्नि की वजह से उत्पन्न होते हैं। मतलब हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है उसके कम पड़ जाने से, उसके मंद पड़ जाने से ही सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। यह आयुर्वेद का सिद्धांत है, ये जड़ है आयुर्वेद का। हम कोई भी चीज, देखिए दोस्तों, हम कोई भी चीज हमारे यहाँ जाएगी या उसका डाइजेशन होगा। और आयुर्वेद में देखिए आज से हजारों साल पहले, ये तो आप चले हैं जांचे वाचे, आप पता चला कि यहाँ पर एसिड भरा है। आयुर्वेद में आज से हजारों साल पहले बता देते कि अग्नि, यहाँ पर अग्नि है, जिसको जठराग्नि बोला था। अग्नि मतलब तेजाब, एक ऐसा तेजाब है, एक अग्नि है जिससे खाने का पाचन शुरू होता है। उसी को आज के लोग एसिड बोल देते हैं और पहले पुराने लोग इसको बोलते थे जठराग्नि। तो उन्होंने बताया कि जठराग्नि। जठराग्नि के मंद पड़ जाने से ही सभी रोगों की उत्पत्ति होती है। मतलब जठराग्नि का मंद पड़ जाना मतलब आज की मॉडर्न के हिसाब से समझे तो इस एसिड के कम हो जाने से ही सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। समझना, यस, एसिड का कम हो जाना। जब ये एसिड कम हो जाता है तो जो भी हम खाना खाते हैं, समझना बीमारी का कारण क्या है। कोई भी जब हम खाना खाते हैं, हमारी जठराग्नि कम हो गई, एसिड कम हो गया, तो क्या होगा? खाना पचता नहीं, खाना सड़ने लगता है। यस, यस, अब जब खाना सड़ने लगता है तो खाना सड़ने लगेगा तो क्या होगा? गैस बनेगी। यस, एसिड, वो गैस बनेगी। गैस होता क्या, हमारा जो पेट है ना, उसके ऊपर खाने की नलकी और जहां पेट शुरू होता है वहां पे एक स्पिंक्टर लगा है। वो ऐसा है, जब ऊपर से खाना आता है तो खुल जाता है और वापस बंद हो जाता है। नीचे से अच्छा, कोई चीज ऊपर नहीं आ पाती है, क्योंकि खाना जाएगा, खाना ऊपर से आता है, ऐसे एक स्पिंक्टर लगा होता है, ऊपर से खाना गिरेगा, ये खुल जाएगा और वापस बंद हो जाएगा। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन जब गैस बनने लगती है ना, तो गैस क्या करती है? इसको खोल देती है और आपको गैस ऊपर आएगी। वो जो खाना जो सड़ गया है वो ऊपर आने लगेगा। आपको मुंह में कई बार खट्टा खट्टा पानी आएगा, जलन होने लगेगी, उल्टियां लगेंगी। तो ये सारी समस्याएं होने लगती हैं। इसका जो बेसिक कारण है कि आपका एसिड कम हो गया है, आपकी जठराग्नि मंद पड़ गई है। समझने की कोशिश करना। अब आप जब ये समस्याएं होती हैं, आप जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपको एक, डॉक्टर को बोलते हो सर गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, खाना वापस आ रहा है, जलन हो रहा है सीने में, तो डॉक्टर आपको एक ही बात बोलता है कि अच्छा आपको ये समस्या है। तो डॉक्टर आपको क्या शुरू कर देते हैं? एंटासिड शुरू कर देते हैं। एंटासिड, एसिड को कम करने की दवाइयां शुरू कर देते हैं। खाली पेट वाला कैप्सूल, ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, फलानाजोल, जिगड़ाजोल, ये सारे जो भी ये सारे जोल्स हैं, ये सारे क्या है? एंटासिड है। जेलुसिल, फलानासिल, ये जितने भी हैं सारे क्या है? एंटासिड दवाइयां है। समझने की यस, कोशिश करना दोस्तों। एंटासिड है, एंटासिड मतलब जो एसिड को कम कर देगी। यस, अब समझना, बीमारी का कारण क्या था? एसिड कम हो जाना। बीमारी का कारण क्या था? एसिड एसिड कम। कम हो जाना, जिसकी वजह से खाना पच नहीं रहा था, खाना सड़ रहा था। और इन दवाइयों ने क्या किया? एसिड को और कम कर दिया। तो बीमारी बढ़ी या घटी? बढ़ गई, बीमारी तो बढ़ क्योंकि गई। वो एसिड बढ़ेगी तो, खाना हाँ, पचाने के लिए तभी खाना पचेगा। तभी तो पचेगा। वो पहले ही एसिड कम हो रहा था, जिस वजह से खाना सड़ रहा था, वहां पे पच नहीं रहा था, सड़ रहा था। ऊपर से और एसिड को कम कर दिया तो खाना फिर सड़ता रहेगा, खाना गैस बनता रहेगा और आदमी जिंदगी भर इस चक्कर में फंस जाएगा। वो खाली पेट वाले कैप्सूल खाता रहेगा और एंटासिड खाता रहेगा और जिंदगी भर ऐसे चलता रहेगा। धीरे यस, धीरे उसका शरीर कमजोर होता चला जाएगा। क्यों कमजोर होगा? क्योंकि खाना पच ही नहीं रहा, खाना पचेगा नहीं तो उसके खाने के जो गुण है वो उसके शरीर को मिलेंगे नहीं। यस, यस, खाने से सबसे पहले बनता है रस। कुछ भी खाओगे तो सबसे पहले उसका रस निकलेगा, उस रस से फिर आगे प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे मैं पहले ही कई बार बताया, रस से बनेगा रक्त, रक्त से बनेगा मांस, मांस से बनेगा मेद, मेद से बनेगा अस्थि, अस्थि से बनेगी मज्जा और मज्जा से बनेगी शुक्र धातु। ये प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब सबसे पहले खाने से रस बनेगा। और रस ही नहीं बन रहा तो शुक्र धातु कैसे बनेगी? रक्त धातु कैसे बनेगी? मांस कैसे बनेगा? मेद कैसे बनेगा? अस्थि कैसे नहीं बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। यस, तो सबसे यस, पहले रस बनना जरूरी है और रस तभी बनेगा जब खाने का पाचन अच्छे से होगा। पाचन तब अच्छे से होगा जब दोस्तों ये जठराग्नि तेज होगी। हमें यस, जठराग्नि को मारना नहीं है। सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते। मंद अग्नि की वजह से तो रोग उत्पन्न होते हैं और उन्होंने और ज्यादा अग्नि को मंद कर दिया खाली पेट वाले कैप्सूल खिला खिला के। तो यस, हमें इस अग्नि को बढ़ाना है और अग्नि को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है। और सबसे बेस्ट चीज जो अग्नि को बढ़ाने के लिए दी गई है, जैसे आप सबने सुना है
खाना खाने जाते हैं आप किसी होटल में, किसी ढाबे में, तो खाना खाने के बाद आप लोग क्या खिलाते हैं? होटल वाले आपको क्या खाने को देते हैं? सौंफ। सौंफ देते हैं, बस यही तो सिद्धांत है आयुर्वेद का। यस। सौंफ, सौंफ के अंदर एक वोलेटाइल ऑयल है, वो क्या करता है? वो आपकी अग्नि को बढ़ाने का काम करता है, और जब अग्नि बढ़ेगी तो खाने का पाचन सुधरेगा, और पाचन सुधरेगा तो आपको गैस, एसिडिटी, सारी समस्याएं बंद हो जाएंगी। इसलिए हमें ये सौंफ इस्तेमाल करना है, और उसी सौंफ से क्या किया हमने? उस सौंफ का जो एक्सट्रैक्ट निकाला, उसका जो तेल है वो निकाला, और एक शानदार ड्रॉप आपके लिए बनाया है जिसका नाम है फेनल फिनाइल ड्रॉप। ड्रॉप। बस, यस। जिसको भी गैस, एसिडिटी की समस्याएं हैं वो इस फेनल ड्रॉप का इस्तेमाल करें। 8 से 10 ड्रॉप पूरे दिन में लेंगे तो किसी को भी गैस, एसिडिटी वाली समस्याएं कभी जिंदगी में कभी नहीं। यस। और तो साथ ही साथ सर बस आज लियोसेफ, साथ ही एक चीज सा- और कि गैस वालों व्यक्ति को लीवर के लिए जरूर साथ में एक लियोसेफ सिरप या लियोसेफ टैबलेट ऐड कर देनी चाहिए। जी यानी हमें फिनाइल ड्रॉप के साथ लिवोसेप टैबलेट और ताकत के लिए वीट ग्रास भी ले सकते जी हैं, ये जी, 3 बिल्कुल चीज। ले सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ये सारे लोग अभी अब जो है ना, क्योंकि 25 तारीख जो है अभी हमारा क्लोजिंग, सेकंड क्लोजिंग आने वाला है, और बहुत सारे लोग अपने काम पे निकलेंगे। मैं भी तैयार बैठा हूँ, अभी मीटिंग जी 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 सर। सेमिनार है मेरा। तो जी आप बहुत शानदार जानकारी दी है, शुगर के बारे, बीपी कैसे बढ़ता है, गैस कैसे होता है। अब हमारे बहुत सारे एसोसिएट हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि हमें कुछ एक ऐसा टिप्स मिले जाते जाते, जिसे हम एक नया जोश के साथ अभी इस महीना का क्लोजिंग धमाकेदार करें। तो जी जी। आप उनके लिए कुछ ऐसा बताएं जिसे नए कुछ प्रोडक्ट आ रहे हैं, या फिर हम काम करने के लिए क्या ऐसा करें जिससे एकदम इस महीना लोग उत्साहित होकर अपना क्लोजिंग शानदार करें। तो जाते जाते सर आपके तरफ से ऐसा कुछ सुनना चाहते हैं टिप्स, जिसे लोग बहुत अच्छा तरह से काम कर पाए। जी जी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, पारस जी का धन्यवाद कि उन्होंने आज एक शानदार प्लेटफॉर्म दिया, हम सब आपस में बात कर पाए। मैं आप लोगों को एक यही मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों। पहली बात तो जो भ्रांतियां हमारे समाज में फैल गई हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीज को लेके बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, हर घर परेशान है आज। तो लोगों से जाइए, लोगों से मिलिए, उनको बताइए कि कैसे भारत को हम शुगर फ्री, डायबिटीज मुक्त भारत बना सकते हैं। डॉक्टर एक ही बात बोलते हैं कि आने वाले समय में भारत डायबिटीज की राजधानी होगा। सोचें आप, गर्व से बोलते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स के आने वाले समय में डायबिटीज की राजधानी होगा। मतलब यहाँ करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए लोग पानी की तरह बहा रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, इस शुगर के लिए। तो पहली बात तो हमें, अगर आप चाहते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें और समझ रहें, तो हमें सबसे पहले जो शुगर जैसी बीमारी है, इससे मुक्त करना पड़ेगा भारत को। आप जाइए लोगों के पास, मैंने इतनी सिंपल सा स्टेप आपको बता दिया। आप जाइए, लोगों से मिलिए, उनको 3 दिन उनके खाने को सुधारिए, साथ में प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, उनको बोलिए देखिए आपकी डायबिटीज ठीक हो गई। तो उनका यस। पैसा भी बचेगा, उनका पैसा बचेगा, वो लोग स्वस्थ रहेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे तो समृद्ध भी होंगे, और लोग समृद्ध होंगे तो हम सब भी समृद्ध होंगे। तो सबसे समृद्धि। पहले तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आयुर्वेद को पहुंचाना है, इन प्रोडक्ट की जानकारी देनी, बीमारियों का डर जो उनके दिमाग में बैठा रखा है वो डर निकालना है कि शुगर की बीमारी ठीक हो सकती है। तो इस तरह यस। की चीजें हमें माहौल क्रिएट करना है। आप देखेंगे आपके चारों तरफ एनर्जेटिक, जब आपके पड़ोस में, आपके गांव में कोई एक व्यक्ति डायबिटीज की जो सालों से दवाई ले रहा है, जब आप उसकी छुड़वा देंगे तो सोचिए आपकी क्या इज्जत होगी। लोग यस। कैसा यस। आपका मान सम्मान करेंगे, कहेंगे यार ये बहुत अच्छा आदमी, यार इसने हमारा जीवन, लोग जीवन जीने की चाह में दवाइयां खाते हैं सारी उम्र, जीवन नहीं है वो। जीवन जीने की चाह में दुनिया भर दवाइयां खा के आप जीना चाह रहे हैं, वो जीवन नहीं है। स्वस्थ यस। व्यक्ति जो जीवन जिएगा वो आप उसको प्रदान कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो कि हमें लोगों को स्वस्थ करना है, इन बीमारी की जानकारी देना है, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करना है। प्रोडक्ट की 100% रिजल्ट की गारंटी मैं पहले भी आपको लेता आया हूं, अभी भी ले रहा हूं। ये आप बस लोगों तक पहुंचा दीजिए, प्रोडक्ट काम करेंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और यस। साथ ही साथ एक चीज और बता दूं, आज 23 मार्च है, आज शहीदी दिवस है, और 23 मार्च पे हमें, आपको ध्यान हो, 23 दिसंबर को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे ऑफर लॉन्च किया था। यस। 23 दिसंबर से 23 मार्च, तो आज उसका लास्ट दिन है। ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट ले लीजिए, करवा दीजिए आज लोगों को परचेजिंग। 5 साल की डेट है, कुछ खराब नहीं होगा। अब जरूरत पड़ेगी, अगले महीने से एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने वाली है, तो इस ऑफर का फायदा उठाओ ना यार। 700 बीवी 700 रुपए के प्रोडक्ट फ्री, 2000 बीवी 2500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री, 5000 बीवी 7500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री। ऐसा ऑफर फिर कभी नहीं मिलेगा दोस्तों, आज उसका अंतिम दिन है। इस ऑफर का फायदा उठाएं, किसान लोगों को बताएं जाके। अरे किसानों का भला कर दोगे यार, आपको जो फ्री प्रोडक्ट मिलेगा किसान को दे दोगे, आप सोचोगे कितना गर्व महसूस करेगा वो आपके ऊपर। और कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी है कि आज परचेज कर लोगे तो कुछ खराब हो जाएगा, 5 साल उसकी एक्सपायरी डेट। तो यस। कोई भी इस बार की जो क्लोजिंग में ज्यादा से ज्यादा आज का ऑफर का फायदा उठाए और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को 100% परचेज करने की कोशिश करें। मैंने तो खुद एक स्टॉक परचेज कर लिया, खुद काम यूज कर लूंगा यार आने वाले समय में। क्या बिगड़ रहा है, खेती का सीजन आने वाला है, अपनी तैयारी आज ही कर ले। तो दोस्तों, मतलब मुझे लगता है कि आज जो है,
आज सभी लोग जो है प्रयास करें कि ऑफर का फायदा उठाए, नहीं तो ये ऑफर आज बंद हो जाएगा बस। बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इस ऑफर का फायदा उठाएं, बहुत शानदार ऑफर है। और बड़ा अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके। और उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी, आप लोग इसको शेयर करेंगे, है ना। और बहुत शानदार कंपनी में नए नए प्रोडक्ट्स आने वाले, जैसे पारस जी की स्पेशल डिमांड थी कि महिलाएं हमारे साथ जुड़ती हैं, तो महिलाओं के पहनने के लिए ड्रेस कोड नहीं है। तो एक दोस्तों बहुत ही सुंदर ड्रेस कोड महिलाओं के लिए, एक बहुत सुंदर साड़ी तैयार हो चुकी है। और उसकी शुरुआत भी मुझे लगता है पारस जी की जो मीटिंग होने वाली है अभी बहुत पूरी जल्दी, में। तो हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि उसी 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 मीटिंग में आप लोगों को वो बहुत शानदार जो ड्रेस कोड है जो महिलाओं के लिए पारस जी ने स्पेशल जीत करके जो उनकी टीम की महिलाएं उनके लिए तैयार करवाई है, तो एक बहुत शानदार ड्रेस कोड है वो आपको इस मीटिंग में मिलने वाली है। बहुत शानदार है, आप बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे, आप उसको पहन के आपके एक ब्रांड आपको लगेगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अगले महीने आपको मिलने वाली हैं, तो आप तैयार रहिए, आपका बिजनेस कई गुना बढ़ने वाला पेड है भी अगले महीने। पेड भी शायद आने वाला है सर। सैनिटरी पैड भी आने वाला है महिलाओं के लिए, साड़ी भी आने वाली है ना। बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स जो जो आप एक सोच रहे थे। डबल स्टेम सेल एक प्रोडक्ट था, बहुत अच्छा काम करता था, वो डबल स्टेम सेल इसी क्लोजिंग पे आपको मिलने वाला है, बहुत शानदार नए वाह। रूप में और नई नई पैकिंग के साथ। पहले जो उसके रिजल्ट आते थे उससे 10 गुना रिजल्ट के साथ इसी क्लोजिंग पे आपको डबल स्टेम सेल मिलने वाला है। यस। जी सर। तो बहुत ही शानदार लगा सर ऐसे सेशन। मतलब आपको देखकर तो ऐसे में एनर्जी हो जाता हूँ, और बहुत सारे जी लोग एनर्जी फुल हो जाते हैं। और प्रयास है कि इस महीना जो है सारे लोग जो है बहुत अच्छा काम चल रहा है। जैसे जी एमडी सर से बात हो रही थी, तो आज दुनिया में बहुत सारी कंपनियों का सेल डाउन हो चुका है, लेकिन जी आज हमारी कंपनी जो है सेल डाउन नहीं है, बल्कि हमारा सेल लगातार ग्रोथ हो रहा है। ये लॉकडाउन में भी बहुत बड़ी ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारी कंपनी तो 1.5 साल हुई थी और लॉकडाउन लग गया था। इतने साल की उम्र वाले कंपनियां तो कई बंद हो जाती है, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हमारी कंपनी 1.5 साल की थी और लॉकडाउन लगा, फिर भी आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और आज इतना बड़ा ऊंचाई पे जा रहे हैं। हैं। जी तो सर जाते जाते हमने सुना है, आपसे एक बार परिचय हुआ था, बहुत सारे लोग हैं कि हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी तैयार हो रही है और जिसे हमारा बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो क्या ये सच है? लोगों के ये जाते जाते जी थैंक यू और ब्लेसिंग दे दे सर। जी जी। बिल्कुल सही कहा आपने। हम अपनी जो जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ रहा है, तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसकी कैपेसिटी है तो एक लिमिट तक ही हमें प्रोडक्ट दे पाएगी। तो उसकी पहले से ही हमने प्लानिंग कर ली कि हमारा परिवार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये सब आप लोगों की मेहनत की वजह से हुआ है। आप सबने दिन रात मेहनत की, उसके बावजूद भी लॉकडाउन लगा और आपकी कंपनी ग्रो कर रही है। तो हम उसको फ्यूचर प्लानिंग यही है, उसका काम भी शुरू कर दिया है। हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडस्ट्री, उसको बहुत बड़े रूप में स्थापित करने वाले हैं। जो भी आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखी है, तो इतना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो तो एक डिपार्टमेंट होगा वहां पर। सिरप का सेक्शन अलग होगा, जूस का अलग होगा, ऐसे ही बहुत बड़ी हम ओपन लैंड में, बिल्कुल आयुर्वेदिक माहौल में, बिल्कुल खुले में, जहां दूर दूर तक कोई पोल्यूशन नहीं होगा, वहां पर हम क्या करेंगे, खुद की अपनी जो हब्स है वहीं पे किसानों से उगवाएंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे। वहां जो भी चीजें हम इस्तेमाल करेंगे वहां के किसानों से उगवा के फ्रेश प्रकृति में हम वो चीजें इस्तेमाल करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बहुत बड़ा रूप देने वाले हैं ताकि आने वाले समय में प्रोडक्ट की आपको किसी तरह की शॉर्टेज ना हो। ना हो। जी। तो ये सब सर कितना दिन में लगभग देखने को मिल सकता है? सर उसका काम शुरू कर दिया है, उस पे कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका है। हमारी कोशिश तो यही है कि जब कंपनी की एनिवर्सरी, तीसरी एनिवर्सरी हो, तो हमारे जो कुछ जो अचीवर्स होंगे स्पेशल, उनको वहां पर विजिट करवा के लेके आए, उनको दिखाएं कि वाह। काम कितनी तेजी से चल रहा है। तो यही हमारा यस सपना सर। है, मेरा और सर का। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अचीवर्स को वहां दिखा के ले गए, तो खुद देखेंगे कि हम किस लेवल पे काम शुरू कर रहे हैं सर। यस, धमाकेदार होगा सर। और हमारे बीच में यहाँ जुड़े हुए हैं सोमीर जी, बहुत सारे वेगा स्टार और बहुत सारे लीडर्स। तो मैं सभी लीडर्स का इस जूम मीटिंग में थैंक्स वेलकम करता हूँ कि उन्होंने इस समय को अच्छी जानकारी में व्यतीत किया। और खासकर डॉक्टर संदीप जी, जिन्होंने अपनी कीमती समय निकाल करके आप सभी के बीच में इस जूम मीटिंग में अटेंड किया। और ऐसे हर समय हमारे बीच में नए नए डॉक्टर्स, जैसे हमारे जया मैम हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, उन सब से ऐसे ही सुबह जूम मीटिंग में सभी लोग मिले दोस्तों, और अपने काम पे अपने कामयाबी को चरम सीमा पे पहुंचाए। हमें स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत को बनाना है।
और इसके लिए हमारे बीच में डॉक्टर संदीप जी और हमारे कंपनी के एमडी साथ हैं और मैं भी आप लोगों के साथ हूं। तो इन्हीं चंद बातों के साथ सभी लीडर्स को हम धन्यवाद करते हैं और डॉक्टर संदीप जी से हम विदा लेते हैं। सुपर एलेक्स सर जी। थैंक यू सर। सुपर एलेक्स सर, सुपर एलेक्स। आप सभी स्वस्थ रहें, समय रहें। थैंक यू सुपर एलेक्स। सुपर एलेक्स सर। सुपर एलेक्स सर।